हिंदू राष्ट्र क्यों? मैं संकटग्रस्त हूँ, मुझ पर आक्रमण की योजना है और मुझे संकट समाप्त करना है। दिल्ली में मौलवियों को तनख्वाह मिलती है, पंडितों को नहीं मिलती। कर्नाटक में तो ओपनली सिद्धारमैया बोलता है जी अब हम 100 करोड़ उर्दू पे खर्चेंगे। कन्नड़ा के लिए कितना? 7 करोड़। किसी भी विचार को टिके रहने के लिए उसकी अंदरूनी सत्यता जी इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या सरकार सत्य प्रचार के विरुद्ध है और असत्य उसको चलने देने की बात कह रही है? सरकार सत्य अभी सिर्फ साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू को मानती है, ये उसकी वर्ल्ड व्यू है और वो साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू इब्राहिमिज्म से आती है। नमस्ते। आज के इस हिंदुत्व अनफिल्टर पॉडकास्ट सीरीज 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक लंबे ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। और आज की जो चर्चा है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। क्योंकि बागेश्वर बाबा 7 नवंबर आज से दिल्ली से वृंदावन की एक पदयात्रा कर रहे हैं। तो मैं, राहुल जी और स्वामी वेद तत्वानंदा जी और हनुमान नाथ योगी जी, हम सभी लोग यहाँ दिल्ली में उपस्थित। तो हमने प्लान किया क्यों ना हम लोग इस कार्यक्रम में जा करके अपनी उपस्थिति दर्ज करें और एक बार सभी संत लोगों से मिलना भी हो पाए। तो वहाँ पर कई लोगों से मिलना हो रहा था, तो मैं सबसे पहले सबका परिचय कर लेता हूँ। तो हमारे बीच हैं हनुमान नाथ योगी जी। आपका स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। महाराज जी पीलीभीत जो गोरखनाथ संप्रदाय का जो मंदिर है वहाँ पे आप महंत हैं। हमारे बीच विवेकानंद रामकृष्ण मठ के अध्यक्ष स्वामी वेद तत्वानंदा जी हैं। आप भी सन्यासी हैं। हमारे बीच राहुल दीवान जी हैं, मतलब परिचय का संगम पर ही हम हिंदू फंड के चेयरपर्सन हैं आप। और आज का जो विशेष बात ये थी कि हम लोगों ने एक नया फाउंडेशन बनाया है, सनातन घर वापसी फाउंडेशन। राहुल जी बार बार बात करते हैं हिंदू लोगों को मिशनरी बनने की आवश्यकता है, उसी को लेकर के हमने एक संस्था बनाई है। हम सब जब आज गए पदयात्रा में तो बहुत लोगों से मिलना हुआ और उनसे एक प्रश्न पूछा हमने, क्या मानना है हिंदू राष्ट्र को लेकर के। तो वो सब लोग बहुत ही एग्रेसिवली शायद राहुल सर बोल रहे थे ना कि हिंदू राष्ट्र की जाएगा, इमोशनली बोल रहे थे, जरूर बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। तो एक बार यही प्रश्न आता है कि बाई चांस चलिए मैं मान लेता हूँ हिंदू राष्ट्र बन गया, जैसे उन्होंने कहा कि जैसे इमरजेंसी आई थी, वो लड़के की जो चर्चा थी, ऐसी इमरजेंसी दोबारा आएगी और शायद लगा देंगे। वो तो बोल नहीं रहा था इमरजेंसी, वो ये बोल रहा था वो लड़का कि ऐसे ही बन जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बार अमेंड हुई है और कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगी। वो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ही हम हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। मतलब मेरा भी प्रश्न है और ये आप भी बार बार बोलते हैं कि बाई चांस हमने मान लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हम कर ले रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए भी, प्रियम्बल को चेंज करने के लिए मुझे लगता है कूच की आवश्यकता पड़ेगी। क्या सरकार इतनी ज़्यादा समर्थ है वो कूच करने में? और यदि है भी तो कूच तो अकेले करेंगे नहीं, वो ना ही उनके कार्यकर्ता बंधु बाहर निकल करके वो करने वाले हैं। तो उसमें किसी न किसी आर्मी की, किसी न किसी की आवश्यकता पड़ेगी। क्या उनके इथोस के साथ मैच करते हैं? तो इस पर एक चर्चा। तो मेरी आर्ग्यूमेंट सारे हिंदू राष्ट्र की स्लोगन ईयरिंग से ये परेशानी मेरी ये है, किसी के पास कोई प्लान नहीं है कि पहले ये तो यही प्लान नहीं है कि ये हिंदू राष्ट्र है क्या चीज़। उसमें सबका सवाल होता है कि अच्छा माइनॉरिटी को क्या करोगे, निकाल दोगे या क्या करोगे, उनकी क्या राइट्स होंगी। किसी के पास आज तक किसी ने इस पर कोई इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क बनाया ही नहीं है, बस स्लोगन ईयरिंग होती है हमारे में, हिंदू राष्ट्र। पहली बात, एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिंदू स्टेट बनाना, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुप्रीम कोर्ट जो सेपरेशन ऑफ पावर के तहत आगे ही नहीं बढ़ने देगी। उसके लिए आपको डेमोक्रेसी को टेम्परेरी, जैसे इमरजेंसी के समय में हुआ, उसको हटाना पड़ेगा और आपको एक डिक्टेटरशिप के तहत ही आप कुछ काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको आर्मी का सपोर्ट चाहिए। ये सब करने, ये सारी कंडीशंस एक साथ होना, मुझे तो नहीं लगता अगले कई डेकेड में कहीं पर होगा। ऐसा बोलते हैं कि क्या नाम है, किसी ने सोचा था कि राम मंदिर बन जाएगा, किसी ने सोचा था 35 से हट जाएगा 370। ये मैं आर्ग्यू एनीवेज, मतलब बड़ी अच्छी आर्ग्यूमेंट है। राम मंदिर का तो अवश्य सोचा था कि बनेगा। उसमें भी उन्होंने किया, उसमें भी कोर्ट को ही बोला ना फाइनली जाकर कि कोर्ट में ही जो फैसला आएगा। और कोर्ट का भी फैसला क्या आया कि अच्छा जी 5 एकड़ भूमि आपको यहाँ दे देते हैं कॉम्पनसेटरी जी, प्लीज बुरा मत मानिए। ये हुआ, मतलब अपनी जगह वापस लेने के लिए। हिंदू राष्ट्र कैसा, इसके पहले ये प्रश्न होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए। क्यों का भी जवाब नहीं। क्या भारत में हिंदू को हिंदू धर्म
जीने की स्वाधीनता नहीं है, तब प्रश्न उपस्थित होता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो, अर्थात हिंदू सत्ताधीश हो, शासन में राजा या अभी के गणतांत्रिक प्रक्रिया में अभी का जो प्रधानमंत्री है वो हिंदू हो, तो ही आपका धर्मानुष्ठान का जो फल है वो आपको मिलता है। और यदि राजा विधर्मी हो या अधर्मी हो, धर्म न मानने वाला या अन्य किसी धर्म को मानने वाला हो, तो क्या आपके धार्मिक अनुष्ठानों को करने नहीं दिया जा रहा है, या करने दिया जा रहा है तो उसका फल नहीं हो रहा है? हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्यों बन रही है, या अन्य कोई कारण है? इस पर पहली स्पष्टता होनी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या होगा कि स्पष्टता आने से क्या करना है, मतलब कहाँ से समस्या आ रही है वो पता चलेगी। इस मुद्दे पर हमें ये मुद्दा हमें समस्या कर रहा है, तो उसी पर ध्यान दिया जाए। वो यदि बिना हिंदू राष्ट्र लाए यदि काम हो जाता है तो हिंदू राष्ट्र लाने की आवश्यकता नहीं। वैसे भी शासन में सब समय हिंदू लोग ही प्राय रहे हैं, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, अधिकतम स्थानों पर हिंदू लोग रहे हैं। तो सत्ता में तो हिंदू लोग सदा के बैठे हुए हैं, तो हिंदू राष्ट्र उस दृष्टि से तो हम कह ही सकते हैं। वैसे स्वामी जी, अभी तो यही लगता है कि ये जो इंडियन स्टेट है अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल एंटी हिंदू है। इनफैक्ट इक्वल राइट्स भी नहीं होती हैं, मंदिर हमारे आज़ाद नहीं होते, हमारे आरटी राइट टू एजुकेशन के तहत एक हिंदू इंस्टीट्यूशन को इतनी सारी कंप्लायंसेस करनी है, इतना बड़ा ग्राउंड होना चाहिए, ये होना चाहिए। तमिलनाडु में बहुत हिंदू रन स्कूल्स बंद हुए हैं, केरला में तो हिंदुओं ने हैक निकाला है। आजकल पादरियों को और ननों को अपने बोर्ड पे रख देते हैं, चलाते वो लोग हैं, शायद उनको पैसे भी देते होंगे। ये सब हैक करने पड़ते हैं हिंदू को हिंदू रहने के लिए। पूरी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री 5,000-6,000 करोड़ जो भी उनका बजट है, कन्वर्जन एजेंडा है। आप हर किसी को अपने इकोनॉमिक स्टेटस पे आप नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं आप मुसलमान हैं तो आपके लिए हम ये माइनॉरिटी स्कीम चलाएंगे। इसका मतलब क्या है कि कल को अगर मैं कन्वर्ट होता हूँ तो मुझे बड़ी अच्छी स्कीम्स मिलेंगी। कुछ स्टेट्स में तो पूरी ओपनली ये सब काम करते हैं। तो क्या इसको संविधान जिम्मेदार? ये संविधान जिम्मेदार है इसका संविधान जिम्मेदार बिल्कुल है। और उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे आगे धीरे धीरे करके, ये दो बातें हैं। एक जगह बोला जाता है कि आर्टिकल 25 to 30 की पूरी, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्पल्स का कंट्रोल क्लियरली आर्टिकल्स 25 to 30 से निकल के आता है, और किसी की हिम्मत नहीं हुई इंक्लूडिंग दिस सरकार की इनको अमेंड कर दिया जाए। ये ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है। तो ये जो मुद्दे आपने बोले हैं, मंदिरों का नियंत्रण, राइट टू एजुकेशन, जो भी, हाँ जी, इसका और घर वापसी से कोई संबंध नहीं। बिल्कुल। तो मैं कहाँ पर आता हूँ कि हमारी ना इतनी सारी बैटल्स हैं, इतनी सारे बैटल फ्रंट्स ओपन करे हुए हैं हमारे लिए कि हर बैटल फ्रंट को कोर्ट के माध्यम से या किसी और माध्यम से जीतना इम्पॉसिबल है। मतलब 100 साल की बैटल है, लगे रहें। और यही मुझे अभी समाज में हर जगह दिखता है। सारी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस यही कर रही होती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अभी मैंने एक और टॉक में भी दिया था कि महीना भर पहले की बात है, विश्व हिंदू परिषद ने एक हेल्पलाइन स्टार्ट करी है, उसको लव जिहाद प्रिवेंशन हेल्पलाइन। आप घर वापसी हेल्पलाइन क्यों नहीं शुरू करते? हर समय डिफेंसिव एंडलेसली है। वो तो ठीक है। मैं तो स्वामी जी, इसमें बस बात मेरी ये है कि आपकी सबसे समस्या आपकी क्या है? इतनी सारी प्रॉब्लम में आपकी कोर 4-5 समस्याएं हैं। उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी घट रही है। अम्बेडकरवादी बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम एंटी हिंदू अम्बेडकरवादी मूवमेंट एक तरह से बन गई है इस समय। ऐसी क्रिश्चियन कन्वर्जन कर रही है। 4-5 समस्याएं हैं। इन सब का एक तोड़ मुझे दिखता है कि हम विस्तारवादी बन जाए। हम ये जो अपने मन को छोटा करके बैठे हैं, नहीं जी जो हिंदू पैदा होता है वही हिंदू है, हम जाके ओपनली कन्वर्ट क्यों नहीं करते? हम ये कहेंगे यहाँ पर दूसरों की संख्या बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, दूसरी मान्यता कैसी क्या है, हिंदुओं को अपना जो धर्म है उसको बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल विस्तारवादी, एक्सपेंशनिस्ट बनना चाहिए, एक्सपेंशनिस्ट। फिर उसके बाकी जो संविधान के कारण असुविधाएं हो रही, सुविधा हो रही है, ये मुद्दा वो हम डील करते रहेंगे। डील करना है, बट अगर हम अभी 78% है, शायद उससे भी कम, अगर हम बढ़कर 90% बन जाएं, स्टेट सरकार के कंट्रोल में रहे, अगर वो रहना चाहते हैं तो भी हमारी बात सुनेंगे। मतलब कुछ भी काम करेंगे, सेक्युलर काम भी करेंगे तो हिंदुओं के लिए करेंगे। अच्छा, मैं तो ये प्रॉब्लम एक चीज ये लगता है मुझे, मतलब एक्सपेंशनिस्ट वाली जो बात है ना, ये बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी भी हिंदू से जाइए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कन्वर्ट करेंगे लोगों को। मैं तो ये प्रश्न करूंगा कि बहुत अधिक मात्रा में हिंदू हो भी गए भारत में जी, तो भी मंदिरों का धन यदि सरकार लेती रही, एक है हिंदू राष्ट्र, दूसरा है घर वापसी।
हिंदू राष्ट्र क्यों, यह प्रश्न होता है तो मंदिर, राइट टू एजुकेशन, ऐसे कई सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो इन दोनों का सचमुच समस्या और समाधान कोई संबंध है क्या? घर वापसी से इनका समाधान होगा क्या? ये मैं जोड़कर देखना चाहता हूँ। मुसलमानों की संख्या कम हो जाए, ईसाइयों की संख्या कम हो जाए, मतलब उनको इसलिए एलिमिनेट किया जाए क्योंकि आपके मंदिरों का धन हरण किया जा रहा है, यह कोई ठीक से युक्ति से बैठता नहीं, बिल्कुल। राइट टू एजुकेशन में हिंदू विद्यालय बंद हो गए हैं और ये समस्या हो रही है, इसलिए दूसरे मान्यता के लोगों को समाप्त कर दिया जाए, ये कोई युक्ति में बैठ नहीं रहा है। तो हमारी समस्या है और दूसरे मान्यता ने उसका ब्रंट, उसका जो ये आघात लेना है, इसमें कुछ मेल नहीं बैठ रहा है। क्योंकि किसी वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है और मुझे नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मैं जो आरक्षण वाला वर्ग है इसको समाप्त कर दूं ताकि फिर आरक्षण ये मुद्दा हट जाएगा। ये इन दोनों में संबंध नहीं बैठ रहा है। अच्छा, ठीक, ये मेरा कहना है। ठीक है। अब मेरे पर्सपेक्टिव से स्वामी जी ये है कि इतनी सारी बैटल फ्रंट्स खोले हुए हैं कि हम सारे डिवाइड, जो जातियों में डिवाइडेड हिंदू है ये बात करते हैं ना, वो मेरे हिसाब से डिवीजन बैटल फ्रंट्स पे खोल दिए हैं। इतने बैटल फ्रंट्स खोल दिए हैं कि मेरा अपना एक उसमें निजी एक कहना है, क्षमा करें, कि हिंदू राष्ट्र क्यों और घर वापसी भी क्यों। आपका अलग अलग हर एक की मेरी अपनी एक अवधारणा है इसमें कि मैं किसी एक गांव में रह रहा हूं, उधर ही जन्मा उधर ही बड़ा हूं और किसी कोने में रह करके खेती बाड़ी करता हूं, परिवार है, सब कुछ है, मान लो मैंने कोई पढ़ाई भी नहीं की और मेरी जन्म से जो मुझे जो धर्म दिया गया, मान लो हिंदू धर्म दिया गया, ऐसे एक साधारण नागरिक की कल्पना करनी है और उसको नहीं पता है कि विश्व में ईसाइयत है या नहीं, इस्लाम है या नहीं, क्या मानते क्या जानते, उसको कोई पता नहीं और उसने इनके विरुद्ध पता ही नहीं, तो कोई कुछ बोलने का कोई कारण ही उपस्थित नहीं होता है। कल यदि उस गांव पर मुसलमानों का आक्रमण होगा तो उसको मुसलमान बनने के लिए बाध्य किया जाएगा कि नहीं? वैसे वो जो नागरिक है, वो जो गांव का जो निरपराध नागरिक है, उसने संविधान के अनुसार कोई भी अपराध नहीं किया है। जो यदि कर देने का होता है कर दे रहा है और कानून की दृष्टि से उसने कोई अपराध नहीं किया है। उस व्यक्ति पर यदि उस गांव पर, उस व्यक्ति के घर पर यदि मुसलमानों का या ईसाइयों का आक्रमण होता है तो उसको मुसलमान बनाने के लिए बाध्य किया जाएगा कि नहीं? बिल्कुल किया जाए। ईसाई यदि आक्रमण करते तो उसको ईसाई करने के लिए बाध्य किया जाएगा। हाँ, वो आक्रमण करें या ना करें वो तो बाध्य, मेरा कहना है कि कोर्जन से ही करेंगे। बिल्कुल। मैं उस गांव में, उस कोने में एक निरपराध व्यक्ति सभी दृष्टि से रह रहा हूं, तथापि यदि मैं उनके मान्यता में नहीं आता हूं तो मेरा सर तन से जुदा होगा कि नहीं, या फिर मेरी संपत्ति अपहरण करके मुझे वो जिजिया देना होगा कि नहीं, या फिर मुझे मेरा गांव या देश छोड़कर जाना होगा कि नहीं। ये मुद्दा है। क्या ये संकट मुझ पर नहीं है? मैं एक देश का नागरिक निरपराध किसी गांव में रह रहा हूं, ये संकट मुझ पर आज भी है कि स्वामी जी, इसमें आर्ग्यूमेंट ये होगी कि जिजिया इंडियन स्टेट के अंडर आपके ऊपर नहीं लागू होगा, मगर आपका जीना हराम कर दिया जाएगा वहां पर, इसीलिए पलायन मैं क्या कहता हूं कि इंडियन स्टेट मतलब संविधान अस्तित्व में है तो इंडियन स्टेट कहने से, यदि संविधान है और संविधान के रहते भी यदि सत्ताधीश जो है वह जागरूक है तो, अन्यथा संविधान भी था, केंद्र सरकार भी थी, राज्य सरकार भी थी, तथापि कश्मीर में यह हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसलिए ये नहीं कह सकती कि संविधान के रहते और दोनों केंद्र और राज्य शासन के रहते भी आप सुरक्षित है, ये कोई नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए ये भारतीय ये सरकारें होने से मुझ पर ये बीतेगी नहीं, ये कोई पक्का बीतेगी। हाँ, तो तभी पलायन होता है। किराना में, यूपी में पलायन होता है, सब जगह पलायन होता है। एक राज्य जहां साफ किया गया है वहां एक गांव की और एक घर की क्या हैसियत है। और इसलिए उस गांव का एक साधारण संविधान के अनुसार निरपराध नागरिक होते हुए भी आज ही मुझे धर्मांतरित करने की
या फिर जिजिया के लिए, या मेरी संपत्ति अपहरण करने की, या मुझे मार डालने की योजना कहीं ना कहीं है। और वो योजना है, इसलिए मैं संकट में हूं, और मैं उस संकट का, मुझे विनाश करने का एक मनुष्य होने के नाते, किसी देश का नागरिक होने के नाते नहीं, कि एक केवल मनुष्य होने के नाते मुझे संपूर्ण अधिकार है। मैं किसी भी प्रकार से उनका दोषी नहीं हूं, तथापि मुझे समाप्त करने की योजना यदि किसी की सूची पर है, और मैं यदि कभी ना कभी उनका टारगेट बनूंगा, हो सकता है कि आजकल या मेरे जैसा दूसरा कोई और हुए है, तो इसीलिए मुझ पर आने वाले संकट को समाप्त करने का एक जीव होने के नाते संपूर्ण अधिकार संविधान देता हो या न हो, और मेरा कर्तव्य भी है, अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो आक्रामक विचारधाराएं है, प्रेडेटरी जो भी नैरेटिव्स है, वो धार्मिक हो, सोशल हो या पॉलिटिकल हो, तो कोई भी हो, जो मुझे एक निरपराध व्यक्ति को समाप्त करने की सोचता है, उनको समाप्त करना मेरा कर्तव्य है, नहीं तो मुझे समाप्त कर देंगे। हाँ जी, इसीलिए मुझे घर वापसी ये मुद्दा बिल्कुल उठाना है। बिल्कुल। अब जैसे आज सुबह हम गए थे, ये परेशानी उन सबको भी दिखती है, बाबा बागेश्वर को भी ये परेशानी दिखती है कि प्रेडेटरी हैं और हमारे को जीने नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनली तो हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी। उसका कोई रोड मैप नहीं है हमारे पास, वो कैसा दिखेगा वो नहीं है हमारे पास। सिर्फ इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्लोगनियरिंग हो जाती है। इसलिए इस सब में अपनी एनर्जी व्यर्थ ना कर आप केवल एक्सपेंशन पे फोकस करें, केवल अपनी संख्या को बढ़ाने पे फोकस करें। आपकी क्रिश्चियन कन्वर्जन की जो सारी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। जिहाद, जो इतने एंडलेस फॉर्म्स ऑफ जिहाद है, वो खत्म हो जाएगा। मैं तो कहूंगा कि संख्या बढ़ाने पर नहीं, हाँ जी, शत्रु समाप्त करने पर फोकस होना हाँ चाहिए। ठीक है। वो संख्या बढ़े या न बढ़े, हमें संख्या से अर्थ इतना नहीं कि हमें 140 के, इसमें 240 की लोग संख्या भारत में करनी, ये हमारा उद्देश्य नहीं। मैं संकटग्रस्त हूं, मुझ पर आक्रमण की योजना है और मुझे संकट समाप्त करना है, ये मेरा प्रधान काम है। यदि हम शत्रु को समाप्त करने या संकट को समाप्त करने की योजना बनाते हैं तो हमारी योजनाएं अलग होगी। यदि हम संख्या बढ़ाने की योजना बनाते हैं तो शत्रु बना भी रहे, तथापि हम हमारी जनसंख्या बढ़ाते चले, इस दिशा में हम कदम उठा सकते हैं। तो इसलिए दोनों में जो काम है वो अलग अलग होगा। इसलिए तो मेल भी होगा, क्योंकि उन्हीं की संख्या को, मतलब बच्चे पैदा करके संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, बट जो हमने संख्या लूज कर दी है उसको वापस लाने की बात है। उससे शत्रु समाप्त भी होगा, विचारधारा भी समाप्त होगी, ये मेरा ऐसा मानना है। बट ओवरलैप है इसमें। मान भी लिया कि भारत में जो हिंदू है उन्होंने घर वापसी बड़ी संख्या में कर ली, और जब आपको समाप्त करने वाले योजना वाले जो भी विचारधाराएं हैं, राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक, उनकी संख्या बहुत कम हो गई, जिससे आपका जो खतरा है प्राय टल गया थोड़े समय के लिए। कभी उनकी संख्या फिर बढ़ सकती है। भारत में टला, लेकिन भारत के बाहर तो ये बहुत बड़ी मात्रा में बैठे हैं। बिल्कुल, वो आर्थिक संकट लाकर या सामरिक अर्थात युद्ध का संकट लाकर के किसी भी प्रकार से फिर से मरवा सकते हैं। कोई भी, जैसे ईसाई इतने देश है, मिलकर के यदि किसी मुस्लिम देश पर आक्रमण कर दे, उसको इकट्ठा पा करके, तो वो संकट में आ जाएगा। बिल्कुल। इतने मुस्लिम देश है, वो यदि किसी बौद्ध देश पर आक्रमण कर दे तो वो संकट में आ जाएगा। तो हम भारत में संकट टालने की यद्यपि सोच रहे हैं, तथापि हम एक हिंदू देश होते हुए भी फिर से संकट में आ सकते हैं। अब ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं बस एक बोल रहा हूँ कि जैसे साउथ ईस्ट एशिया, मित्तानी एम्पायर, सीरिया तक, हम सब वो हिंदू राजा थे, दोनों तरफ भारत के। तो अगर हम वापस उस एक्सपेंशनिस्ट मोड में आ जाएं तो ये प्रेडेटरी आइडियोलॉजीज जीवित ही नहीं रह पाएंगी। बिल्कुल। बस तो एक ही समाधान है कि विस्तारवादी हो जाए। बस यही मेरा, कि सारी एनर्जीज को इतनी तरह स्कैटर ना कर एक फोकस बना लें हम, कि हम विस्तारवादी बन जाए। हमारे जीवित ये खड़े नहीं हो पाएंगे वेदांत के सामने, हमारी फिलोसॉफी के सामने, हमारे कल्चर आर्ट के सामने। आर्ट कल्चर। मैं ये भी इसमें खड़े नहीं हो एक मौलिक प्रश्न, फंडामेंटल क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि ठीक है, विश्व में सैकड़ों मान्यता है, हर एक को अपने विचारों का प्रचार करने का एक स्वतंत्रता संविधान से हो सकती है या फिर मौलिक अधिकार के अनुसार हो सकती है। लेकिन और इस बात में सही बात रही है कि कभी भी भारत के किसी भी मोनार्क ने, नॉट ओनली अभी के स्टेट में, बट कभी भी रिलीजन में अशोक के अलावा कभी इंटरफेरेंस नहीं करी है। ये जनरली
जो भी समाज में चेंज आया है वो समाज से चेंज आया है। मोनार्क ने कभी किसी रिलीजन को सम्राट अशोक के अलावा कहीं प्रोपोगेट नहीं किया नहीं है। किया। वैसे विश्व का विस्तारवादी धर्म सबसे पहले बौद्ध धर्म ही हुआ है। हाँ जी। उसके पहले ऐसा कोई भी धर्म नहीं था जो विस्तारवादी था। जी नहीं, वो मुद्दा तो है ही। मुझे एक प्रश्न करना है कि हजारों मान्यताएं हैं और उनको एक मौलिक अधिकार ये है कि उन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जी। वो मान्यताओं में सामने वाले को स्वाभाविक रूप से समझा बुझा कर कहिए, बलपूर्वक कहिए, या किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद कुछ भी उपयोग करके उसको उस विचार में लाकर छोड़ना है। लेकिन कोई भी विचार उसको प्रचार होने का या विस्तार होने का कोई मौलिक अधिकार है? इंट्रिंसिक, ये जो है ना, हर एक को तो है ही, ये एक्सट्रिंसिक अधिकार है। हमारा एक विचार है तो उसका विस्तार होना चाहिए, उसका भी विचार है तो उसका भी विस्तार होना चाहिए। तो तुम्हें यदि विस्तार का अधिकार दिया गया है तो उसको भी देना चाहिए। ये एक्सट्रिंसिक, बाहर से दिया हुआ उसको एक अधिकार है। किसी भी विचार का इंट्रिंसिक अधिकार है क्या उसका विस्तार होना चाहिए? इस पर विचार होना चाहिए। हाँ, मतलब मेरी लिमिटेड नॉलेज में बेसिकली आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जैसे आर्टिकल 25 to 30 में रिलीजन को प्रोपोगेट करने का राइट दिया था, और ये पूरी डिबेट हुई थी इसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, ये शब्द डाला हुआ है 25(2)(b) में शायद, कि राइट टू प्रोपोगेट। तो इनको डर ये था, जो क्रिश्चियन पार्टी थी, जितना मैंने सुना है, उनको डर ये था कि एक हिंदू एक दोबारा से भारत बन रहा है, क्या उसमें क्रिश्चियनिटी को अपना धर्म प्रोपोगेट करने की राइट होगी या नहीं, इसलिए ये शब्द डाले गए थे, द राइट टू प्रोपोगेट की ठीक रहेगा। है, मैं वो इसलिए डाले गए, ठीक ही है। मेरा उससे भी थोड़ा सा, और जैसे सर्वोच्च न्यायालय कई बार कहता रहता है कि थोड़े से विज्ञानवादी बनना चाहिए, पढ़ाई हो, लोगों ने अंधश्रद्धाओं में नहीं चलना चाहिए, विज्ञानवादी बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? विज्ञानवादी क्यों बने? क्यों अंधश्रद्धा में न रहे? यदि किसी को किसी अंधश्रद्धा के द्वारा सुकून मिलता हो, शांति मिलती हो, यदि किसी को लगता है कि मुझ पर संकट आने से मैं यदि इस मूर्ति की तरफ, उस पहाड़ की तरफ या किसी की तरफ देखूं तो मुझे अच्छा लगता है और शांति लगती है, लेकिन वैसा उस देखने का और शांति लगने का कोई कारण है, लेकिन मानसिक एसोसिएशन के कारण उसको संभव है, तो उसको नहीं, वो संकट का और तुम्हारा वो पहाड़ को देखकर शांति मिलने का वैसा कोई संबंध नहीं, अवैज्ञानिक है, इसलिए तुमने ये अंधश्रद्धा है, ये हटा दो। तो जब सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि नहीं, विज्ञान अधिष्ठित जीवन पद्धति, विचार ये सब हो, खाने जाना है तो हाथ धोकर खाने बैठे, क्योंकि उसमें कुछ इंट्रिंसिक कोई चीज़ है कि हाथ मैले हो सकते हैं, उसमें वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसलिए हाथ धोकर खाने बैठे तो आप वो वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणु, जीवाणु से बच करके भोजन करेंगे। ये इसकी इंट्रिंसिक आवश्यकता है, और इसलिए सबने ये करना चाहिए। इसमें धार्मिक मान्यता का या अंधश्रद्धा का इत्यादि का कोई स्थान नहीं है। कीटाणु, जीवाणु आपके श्रद्धा को नहीं जानते हैं कि आप किस मान्यता से आ रहे हैं और इसलिए उन्होंने पेट में जाना है कि नहीं। जैसे भारत में बहुत बार हम शौच अर्थात मलत्याग करने के बाद हाथ से ही धोते हैं, तो हाथ को साबुन लगाकर धोए, या स्मृतियों में बोला है कि 7 बार मिट्टी से हाथ धोना चाहिए, बाया हाथ 7 बार धोना चाहिए, दाया हाथ 3 बार मिट्टी लगाकर धोना चाहिए, ऐसे विधान किए हुए। इसी को क्यों 7 बार बोला है, या साबुन लगाकर धोए क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे कुछ बैक्टीरिया, वायरस बैठे रहने की संभावना है, यदि पेट में जाए तो आपको बहुत प्रकार की समस्या भुगतनी पड़ सकती है। इसलिए ये शुचिता के नियम है, और इसलिए, और विज्ञान जो कहता है ये हुई उसकी इंट्रिंसिक चीज। ठीक है। वैसे किसी भी विचार को विस्तार होने की उसमें इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है या नहीं, उसकी अंतर्गत उसकी जो क्षमता है वो है कि नहीं, तो इस पर थोड़ा विचार होना चाहिए। क्या ईसाई विचार जो है वो यदि सत्य है तो उसने टिकना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बाकी जो असत्य विचार है उनका विनाश होना चाहिए। असत्य क्यों टिकने दे? यदि मुस्लिम मत जो है वह यदि सत्य है और वो कहते बाकी असत्य है, और इसलिए वो इसी अवधारणा के कारण वो आगे भी बढ़ रहे कि जो अन्य सब जितने काफिर मत है सब असत्य है, वो उनको समाप्त करना चाहिए।
और इसी उनके मन में ये सचमुच वैसी भावना, इसलिए वो लगे हुए हैं। लेकिन यह तो परीक्षण होना चाहिए कि इनके मत में सचमुच सत्यता है या नहीं। सही बात, बिल्कुल। और एक ही विषय पर वो जब अलग अलग मत होते हैं तो सभी सत्य नहीं हो सकते। ये इस प्याले में पानी है, यदि महाराज जी कहने लगे कि नहीं इसमें पत्थर है, आप कहने लगे कि इसमें तो केवल हवा दिख रही है, आप कह रहे हैं कि ये तो मतलब कोई रस भरा हुआ इत्यादि, लेकिन क्या इसमें मिट्टी है? क्या इसमें केवल हवा है तो पानी है। ये तो पानी है, इस पर तो हमारा एक मत है। लेकिन इसके बारे में जब परस्पर विरुद्ध मत हो रहे हैं, उसमें एक तो सबके सब असत्य हो सकते हैं या फिर कोई एक सत्य हो सकता है। परस्पर विरुद्ध सभी मत कभी सत्य नहीं हो सकते, और इसलिए इनकी सत्यता का परीक्षण होना चाहिए। बिल्कुल। और ये हमारी सभ्यता थी, एक दूसरे से शास्त्रार्थ होता था। सत्य निर्णय के लिए शास्त्रार्थ क्या करते थे, वो पूरा इंडियन स्टेट ने बंद कर दिया। वो एक वैल्यू सिस्टम था, भारत की परंपराओं में एक वैल्यू सिस्टम था इनहेरेंट। राजा भी खुद करवाते थे कि अच्छा भाई आप लोग बैठें और चर्चा करें। इवन अकबर तक ने और औरंगजेब ने भी बुलाकर कि भैया बता दो इस्लाम कैसा है, सही क्या है, इंटरप्रिटेशन। पंडित राज जगन्नाथ करके एक थे, उनको बुला करके अकबर ने अपने दरबार में मुस्लिम विद्वानों से शास्त्रार्थ कराया था, और वो पंडित राज जगन्नाथ विजयी भी हुए थे जी। लेकिन उसका कोई ऐसा लिखित रूप में ऐसा कोई कुछ नहीं तो है। ये हमारी वैल्यू सिस्टम, जो सारे वैल्यू सिस्टम थे वो इंडियन स्टेट ने छोड़ दिए हैं। एक सेक्युलरिज्म का गमछा या जो भी अपने सर में डालकर वेस्ट ने जो सिखाया, जिससे भारत में आज भी किसी मंच पर मान लीजिए मुस्लिम वक्ता है, वो आधे घंटे अपना पक्ष रखे, हिंदू वक्ता अपना पक्ष रखे, तो और इस प्रकार से बिना मारपीट के यदि वो विषयों को बातचीत करे तो किसने रोका है? रोका नहीं है। ये तो सोसाइटी ने करना ही बंद कर दिया है, और स्पेशली हिंदू सोसाइटी ने करना बंद कर दिया। स्टेट को क्यों दोषी माने? नहीं, मैं पहली बात, स्टेट ने इसको कभी एनकरेज नहीं करा है। स्वामी जी, कोई सेमिनार यदि आयोजन करता है एकेडमिक, पहली बात तो परमिशन और ये सब लेनी पड़ती है, फिर इनको बताना पड़ेगा कि जी कोई राइट नहीं होंगे। ये सब परेशानियां स्टेट घुसेड़ता है। अब आप देखिए, नूपुर शर्मा का ही केस ले लेते हैं। वो तो डिबेट में बात कर रही थी, चलो जी गुस्से में बोला, उसको सरकार को छुपाने की क्या जरूरत थी? सरकार को तो ये बोलना चाहिए था। शर्मा की जो बात है, भारत में अलग अलग मंचों से वही बात कई बार बोली गई है। बिल्कुल, वो मुसलमानों के पुस्तकों में भी लिखी है। जी बिल्कुल। ये यहाँ पर परेशानी ये थी कि एक बड़ा बीजेपी का स्पोक्स पर्सन ने गुस्से में पब्लिक डिबेट में नेशनल चैनल पे बोला है। छोटे छोटे स्तर पर आप देखिए, सब रिस्क लेकर कर रहे हैं ये वाली कॉन्वर्सेशन। क्या इसको हम शासन की समस्या बोल सकते हैं? स्टेट को, मतलब आपने जब शब्द व्यवहार किया कि स्टेट, हाँ जी, तो कोई एक सांसद या विधायक या कोई मंत्री कुछ बोल दे तो क्या उसको हम स्टेट की समस्या बोले या तब के सत्ता? समझिए, हर लेवल पे स्टेट की इंटरफेरेंस तो पूरी की पूरी वाइड स्प्रेड और बहुत ही घुस चुकी है। मेरे कमरे के अंदर भी है, मेरे घर के अंदर क्या खाऊंगा, क्या बोल सकता हूँ, हर जगह स्टेट परवेसिव है इस समय। और फोर्स लेकर, फॉर एग्जांपल 295 है, अगर आज हम उस ड्राइवर से मोहम्मद की बात कर रहे थे, अगर वो जाकर 295 बोल देना आज खड़े होके, पुलिस आ जाएगी घर पे। मैंने केवल एक ट्वीट किसी का डॉक्यूमेंट करा हुआ है, एक वेबसाइट पे डाल दिया था फूले जी के ऊपर, वो पुलिस दरवाजे पे खड़ी हो गई थी। और उसके बाद सारा डिफेंस मेरी प्रॉब्लम है। उसके बाद मैं सालों साल थक जाता हूँ, टूट जाता हूँ। ये स्टेट की पावर है इस समय। तो जो हम करने की कोशिश है ना, वो डिस्पाइट द स्टेट करने की कोशिश। लेकिन जो जैसे एक्स मुस्लिम है जी, वो लोग इस्लाम के विरुद्ध कई बातें बोल रहे हैं, भारत में जी रहे हैं जी। स्टेट की वजह से जी पा रहे हैं, भारतीय स्टेट की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। तो जी तो रहे हैं, बोलने वाले जी रहे हैं, फिर कहाँ समस्या है? नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक्स मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। वो कॉन्फ्रेंस करने के लिए एक्स मुस्लिमों को यूपी पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ा, पुलिस की लाइन लगी हुई थी, एक आदमी, हमने भी पार्टिसिपेट किया। अंदर जाने के लिए 15 मिनट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप कौन है, मतलब परवेसिव स्टेट है।
इट इज नॉट अ लेकिन स्टेट। लेकिन इस प्रकार का आयोजन न हो, दूसरा भी मैं कोई भी- हो, तो सामान्यतः कोई ऐसा बड़ी मात्रा का आयोजन है तो पुलिस की अनुमति की आवश्यकता उनको भी। एक्चुअली हाँ? जो जो थोड़ा सा मुझे लगता है, जी जैसे स्वामी जी ने बोला कि वो व्यक्ति जी तो रहे हैं एक्स मुस्लिम जो हैं, लेकिन एक्स मुस्लिम का विरोध कौन कर रहा है? हिंदू तो कर नहीं रहा है। और जो मैं मुस्लिम एक सेकंड रुकिए स्वामी जी, इसका मैं जवाब देता हूँ। एक बहुत अच्छा वीडियो है स्वामी दयानंद सरस्वती का, अर्शविद्या गुरुकुलम वाली, है ना, जो चले गए। उन्होंने बोला कि मैं हैंडल कर लूँगा क्रिश्चियनिटी। बड़ा छोटा एग्जांपल देते हैं, कहते हैं जी वो एक क्रिश्चियन और एक मुस्लिम मुझे आके पीट रहा है बैठकर, मैं सन्यासी हूँ, जी। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू यू, आप मुझे आके बेफिजूल में मेरे साथ लड़ाई लड़ रहे हो कि तू गलत है, मैं तेरे को कन्वर्ट करूँगा, ये करूँगा। कहते हैं चलो मैं इनको हैंडल कर लूँगा, ठीक है। मैं पुलिस के पास गया पहले कि यार इनको रोको, ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो पुलिस कहती है वी आर अ सेक्युलर नेशन, वी कैन नॉट इंटरफियर विद रिलीजन्स। ठीक, बहुत अच्छे, एकदम पकड़ लिया स्वामी जी ने। फिर कहते हैं कि ठीक है, जब उन्होंने ये बोला तो मैंने कहा अभी लड़ाई तो मुझे ही लड़नी पड़ेगी, अब मैं खुद लड़ूंगा ये लड़ाई, और मेरे पास दो नहीं, मैं तो चार को भी हैंडल कर लेता हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति है मेरे शास्त्रों से। जब मैं लड़ने लगा तो पुलिस फिर बीच में आ गई और आके कहा दे आर माइनॉरिटीज, दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड। दिस इज द स्टेट ऑफ द, मतलब स्टेट के अनुसार जो मेजॉरिटी है हिंदू है वो मरने के लिए छोड़ दी गई है। हाँ जी, माइनॉरिटी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है बाय द इंडियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीथिंग इन एवरी रिस्पेक्ट, और ये दिखता है हर जगह, ये दिखता है। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के कौन से कानून या कौन से 25 to 30 से निकलते हैं, और बाद में भी कोई कानून प्रोमोलगेट किए गए, लाए गए? उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे एक इतना हुआ, फिर जैसे अब ये हमारा है, जैसे काटते गए कर्नाटक में क्या जैसे, आप एंटी एट्रोसिटीज एक्ट को उसी के अनुसार बिल्कुल उसमें मानते हैं? हाँ बिल्कुल मतलब संविधान POA के को अंदर भी कुछ बीज है और बाद में भी कुछ कानून ऐड बनाए करते गए। जा रहे हैं। ये जो हमारा जो एरिया दायरा है ना, जिसको आप हिंदू कहते गला हैं, दबाना, काटते रहेंगे धीरे धीरे हिंदुओं का धीरे धीरे गला बिल्कुल। दबाते दबाते उसके प्राण निकाल देंगे। बिल्कुल, ये ऐसा स्टेट काम कर रहा है। दिल्ली में मौलवियों को तनख्वाह मिलती है, पंडितों को नहीं मिलती। कर्नाटक में तो ओपनली सिद्धारमैया बोलता है जी अब हम 100 करोड़ उर्दू पे खर्चेंगे। कन्नड़ा के लिए कितना? 7 करोड़। ये स्टेट है, उसको अब जाके कर्नाटका में बैटल लड़ के आप लड़ना पड़ेगा। जब हम बोलते हैं ना हिंदू राष्ट्र चाहिए, मतलब ये सारे मंत्री हिंदू धर्म को प्रमोट करें और वह सब करें, ऐसा कुछ। लेकिन फिर मुद्दा हमारा जहां से थोड़ा सा दूर चला गया जी, किसी भी विचार को टिके रहने के लिए उसकी अंदरूनी सत्यता, जी इस पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 100% ये करना पड़ेगा। इसमें किसी का आप नाम ले न ले, लेकिन जो आपको सत्य सिद्ध किया जाता है, जितने प्रमाण आपके पास है उन प्रमाणों के अनुसार सत्य सिद्ध करने के लिए कोई रोक रहा है? मतलब इंटरफेरेंस प्रॉब्लम्स आती हैं, इंटरफेरेंस होती है, मगर क्या अब समाज कर रहा है? हम जैसे चैनल, बहुत सारे चैनल्स ओपन डिस्कशन, जैसे में एक सीधे मुद्दे पर आते हैं जी, एक है फिलोसॉफिकल थियोलॉजिकल और दूसरा है सोशल, दार्शनिक, धार्मिक और सामाजिक, चौथा और राजनीतिक हो सकता है। हर धर्म मान्यता के ये चारों पर एक सीधे वक्तव्य है या परिणाम है। जैसे हिंदू दर्शन है, राजनीति के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, सामान्यतः जो दर्शन है वो राजनीति से उनको कुछ लेना देना नहीं, या समाज के चलने से दर्शन को कुछ लेना नहीं है कि कौन दाएं हाथ से खाए कि बाएं हाथ से खाए, ये इसका दर्शन को कुछ नहीं लेना है। दर्शन मूल कुछ मुद्दों को लेकर के काम करता है, लेकिन हिंदू धर्मशास्त्र को कौन किससे विवाह करेगा, कैसे करेगा, दाएं हाथ से खाना है, बाएं हाथ से खाना है, पूर्व दिशा में मुंह करके खाना है, ये सब कैसे सोना है, ये सब विषयों को वो देखता है। हर मान्यता को, सामान्यतः हमारा जो विरोध हो रहा है वो 2 धार्मिक मान्यता और एक राजनैतिक सामाजिक मान्यता, क्योंकि ये तीनों न मानने वाले को मरवाने की सोचते हैं। कम्युनिस्ट विशेषता और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये स्पष्ट रूप से न माने तो मरवा ही देंगे।
और कम्युनिस्टों ने, मतलब मुसलमानों ने, ईसाइयों ने कितने मरवाए पता नहीं, लेकिन कम्युनिस्टों ने तो इससे भी अधिक मरवाए, ऐसा हम कह सकते हैं। बिल्कुल तो सीधा मार ही देते हैं वो। ये जैसे नक्सलाइट मूवमेंट है, हाँ जी बिल्कुल, ये निर्विवाद है कि वो आप उनके पक्ष के नहीं है तो मार देंगे, मार देंगे। बिल्कुल। तो ये शायद समाज को बहुत पता नहीं होता है, लगता है कि ऐसा नहीं, लेकिन वो है ही। वो पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। तो बैरल ऑफ गन चलेगी वो। तो इसलिए मुद्दा ये है कि कुछ कुछ विषय है जिन पर आप चर्चा करें तो आपको कोई नहीं रोकता है, उनको लेते हैं। जैसे जिस पर विज्ञान भी काम करता है, यह विश्व पहले कभी था ही नहीं, मतलब ऐसी एक रेखा है खाली जा रही थी, अचानक से वो लाइन है वो ड्रॉ होनी शुरू, रेखा खींचना शुरू हो गया, उसके पहले कुछ नहीं था। इस विश्व को एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग है उसका, कभी ना कभी विनाश तो हो ही जाएगा, वो तो बैठे थोड़ी रहेगा। तो इसलिए वो कभी ना कभी उसका ध्वंस हो जाएगा। क्या यह ठीक है, या ये विश्व बनता है और उसका ध्वंस होता है, इवोल्यूशन डिस्ट्रक्शन क्रिएशन ये चलता रहता है, ये ठीक है, या यह सब भ्रम है, ये विश्व ऐसा कुछ है ही नहीं? इसके बारे में क्या सत्य है, और इसके बारे में क्या सभी मत सत्य? तो सभी मत तो सत्य नहीं हो सकते। तो इसके बारे में जो मत सत्य सिद्ध होता है वह टिके, और बाकियों का विनाश हो जाए। ठीक बात है, ठीक, जरूर। इस पर बात करने के लिए हमें कौन रोक रहा है? कोई बात, कोई नहीं रोक रहा है, मगर हम ही संकुचित हो गए हैं। ये दूसरा है, इस विश्व को बनाने वाला कोई तत्व है या नहीं, और यदि है तो कैसा है? वो इस विश्व के बाहर रहता है और वहां से इसको चलाता है, या विश्व के अंदर ही से वो उसको नियंत्रण करता है, या ऐसा कोई तत्व है ही नहीं? इस पर चर्चा करने के लिए किसने रोका है? नहीं, किसी ने नहीं रोका, मगर हम ही नहीं करते। तो शासन नहीं रोक रहा है, समाज नहीं रोक रहा है, एकेडमिक्स नहीं रोक रहा है, हम ही नहीं करते। हम तो हमारी समस्या है। तीसरा है कि मेरा जन्म, इसके पहले मेरा कोई जन्म था या नहीं, या यही एक जन्म है? जैसे सामान्यतः चार्वाक या विज्ञान का एक पक्ष है कि एक शरीर बनता है और उसका विनाश हो गया कि समाप्त हो गया, एक ही जन्म है और इसके बाद में भी कुछ नहीं बचने वाला, और इसलिए ऐसे कोई पुनर्जन्म ये नाम की चीज है ही नहीं। यह एक मत है। दूसरा मत है कि इसके पहले तो जन्म नहीं था, लेकिन इसके बाद आप सदा बने रह सकते हैं। वो किस रूप में रहेंगे ये बात अलग है, लेकिन पहले नहीं थे, लेकिन इसके बाद में सदा बने रहने की संभावना है। तीसरा मत है कि इसके पहले भी थे और बाद में भी बने रहेंगे, पुनर्जन्म होता रहेगा और उसको रोका जा सकता है इत्यादि। तो ऐसे सामान्यतः 3 प्रधान मत अभी इस विश्व में दिखाई देते हैं। क्या इनको मत बोल करके छोड़ दिया जाए? नहीं, तुमको तुम्हारा मानने की अनुमति, तुम इसको वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिवली सोचा नहीं जा सकता। यदि पुनर्जन्म है तो नहीं कहते वह असत्य है, और उस मत को नहीं टिकने देना चाहिए। यदि पुनर्जन्म होते दिखता है तो जो पुनर्जन्म नहीं ये कहने वाले हैं, उस मत का सरकार ने भी कि यह गलत मत है पाठ्यक्रमों में डाल करके घोषणा करके इसका प्रचार करने वाले सभी केंद्र बंद हो जाए, क्योंकि वो असत्य है। पहले सरकार को यह सिद्ध तो किया जाए कि यह सत्य है। यदि कहे कि इस वायरस से कोरोना हो रहा है और वायरस इस प्रकार से फैलता है, बिल्कुल सही, तो शासन क्वारंटाइन करने का, पुलिस लगा करके मार पीट ठुकाई करके उनको दूर दूर करने का प्रयास करती। तो जो मत सत्य सिद्ध होता है वही टिके और असत्य मत का प्रचार न होने दे। क्या इस पर तात्विक दृष्टि से सरकार सम्मति नहीं होगी? वो कोई भी मुद्दा हो जो सत्य सिद्ध होगा, तो आप बोल रहे हैं कि सरकार ये करती है, आपका ये मत है कि सरकार करती है। कोरोना का उदाहरण दिया, मैं इसका काउंटर एग्जांपल देता हूँ आपको। सरकार क्यों नहीं करती है, या सरकार का वर्ल्ड व्यू क्या है, ये मेरे मित्र शंकर भारद्वाज खांडेवली से मैं सीखा हूँ। अभी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन या सारा जो स्टेट का डिज़ाइन है, इंडियन स्टेट का स्टेट डिज़ाइन जो है, सारा का सारा एब्राहमिक वर्ल्ड व्यू से उत्पन्न होता है। इसका एग्जाम्पल देता हूँ क्यों। एग्जैक्टली आप यही वाली बात ले लीजिए कोरोना की। एक ही परिवार में पति पत्नी रह रहे हैं,
एक ही घर के अंदर बूढ़े 70-75 साल के पति को कोरोना हो जाता है, वो बिना वैक्सीनेशन के मर जाता है, पत्नी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इसका एक्सप्लेनेशन मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मेडिसिन में नहीं है। ये जब वो कहते हैं कि वायरस आपके अंदर जाता है और वो अफेक्ट करेगा ही करेगा, ये उनका मान्यता है। आयुर्वेद की क्या मान्यता है? वायरस से कुछ लेना देना नहीं है, आपके शरीर का इकोसिस्टम कैसा है, वो जाएगा भी तो निकल जाएगा। ये आयुर्वेद की मान्यता है। क्या इंडियन स्टेट का आपने कोविड में देखा, इंडियन स्टेट का कुछ भी दूसरी तरफ का वो था, दूसरी तरफ की मान्यता थी? उन्होंने आयुर्वेद को तो मॉडर्न मेडिसिन बना के कि अच्छा जी ये दवाई खाओगे तो इससे कोरोना ठीक हो जाएगा, ड्रग टू डिजीज का बिहेवियर किया, जो मॉडर्न मेडिसिन का बिहेवियर है। मॉडर्न मेडिसिन की विचारधारा क्या है? साइंटिफिक विचारधारा से आती है, विच मीन्स ये वर्ल्ड एक कोइंसिडेंस है, ये बॉडी बायोकेमिकल बॉडी है, कॉन्शियसनेस कम्स फ्रॉम द ब्रेन, ये मॉडर्न मेडिसिन बोलती है। कॉन्शियसनेस इज एन इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन है हमारे पास, इसलिए हम कॉन्शियस हैं। हम क्या बोलते हैं? हम कॉन्शियस हैं, ब्रेन इज अ टूल फॉर एक्सपीरियंसिंग आवर कॉन्शियसनेस। मॉडर्न मेडिसिन कहता हूँ, हाँ जी, लेकिन विज्ञान में ही अभी कॉन्शियसनेस एक हार्ट प्रॉब्लम के रूप में स्वीकार किया गया है। एट द सेम टाइम हार्ट प्रॉब्लम तो है, मगर इट इज मोस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्शियसनेस इज कि इट इज एन इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रेन। मैं इस दृष्टि में ये कहूंगा कि विज्ञान अभी आगे नहीं विकसित हो रहा है, बिल्कुल। अब क्या है कि हार्ड प्रॉब्लम ऑफ साइंस है, ये ठीक करने के लिए इस विश्व को सृष्टि होकर के आज तक जितना काल गया है, तब से आज तक पहली बार वैज्ञानिक जगत ने उसको कम से कम हार्ड प्रॉब्लम साइंस माना है। बिल्कुल, तो ये प्रगति कर रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो या तो हम ऐसी प्रगति, तो अभी क्या, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन स्टेट है, वो पूरा इसी वर्ल्ड व्यू से डिजाइंड है। इक्वालिटी, ये तो हमारी विचारधारा है ही नहीं। हम रिजर्वेशन दे के सबको इक्वल आउटकम्स देने की कोशिश करते हैं, मगर ये है तो हमारी विचारधारा ही नहीं है। हम तो कहते हैं जीवात्मा अलग अलग योनियों में अलग अलग उस माँ के कोख से जन्म लेती है, अलग अलग एक्सपीरियंस के लिए। थोड़ा सा मुद्दा फिर से पीछे हट गया है, हम इसको पार्ट 1 कर देंगे। मैं पीछे ले आता हूँ। कोई भी चीज है, वह यदि सत्य सिद्ध होती है और दूसरी असत्य सिद्ध होती है, वो फिजिकल या मेटाफिजिकल कुछ भी हो। सामान्यतः मेटाफिजिकल के बारे में सरकार क्या कहती है, ये अलग बात है। फिजिकल कुछ हो तो उसे नहीं जीवित रहना चाहिए। क्या सरकार सत्य प्रचार के विरुद्ध है और असत्य उसको चलने देने की बात कह रही है? सरकार सत्य अभी सिर्फ साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू को मानती है, ये उसकी वर्ल्ड व्यू है, और वो साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू एब्राहमिज्म से आती है। सरकार इस समय ये नहीं मानती। नहीं, क्या हम ये कहे कि विज्ञान जो है वह अब्राहमिक वर्ल्ड व्यू से विकसित हो रहा है? हाँ जी, उसने जो भी फाइंडिंग्स जिसके मिले हैं, सेपरेशन क्वांटम जब एरिया में चले जाते हैं तब जरूर नहीं रहता, बट ये नहीं, मैं ये पूछूंगा कि क्या न्यूटन्स के लॉ इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन है या डिपेंडेंट ऑफ रिलीजन है? अगर आप क्रिश्चियनिटी के उस पर देखें तो उन्होंने बता दिया कि ये सब गॉड के नाउ डिजाइंड रिलीजन है, बट मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं ये कहूँगा कि इसमें पृथ्वी बनेगी, उसको ग्रेविटी होगी और फिर वो 9.8 से अट्रैक्ट करेगी इत्यादि जो भी है, तो वो जो है वह किसने बनाया वो बात अलग है। उसके बारे में वैज्ञानिक ने, न्यूटन ने तो बोला नहीं कि ऐसा, पुस्तकों में तो नहीं, हमें पढ़ाया जब जाता है तो वहाँ तो नहीं आता है कि ऐसा बनाया हुआ है। मैंने तो ये सुना है और पढ़ा भी है कि न्यूटन एक सिंसियर वैज्ञानिक थे, क्रिश्चियन था मगर हाँ वो है, बताता हूँ। उन्होंने उनकी मूल मान्यता के अनुसार तो जो उनका जो गॉड है, उन्होंने एक बार ये विश्व बनाया है, और लेकिन वो वैज्ञानिक भी थे, युक्तिवादी थे और शोध कार्य करते थे, तो उनको ये पता चला उसके द्वारा कि अभी ये विश्व अपने से चल रहा है, इसको चलाने वाले की बाहर बैठा हुआ कोई चला रहा है, ऐसा कुछ गणित में दिख रहा है। और इस कारण वो डिप्रेशन में गए थे कि ये जगत जो है, उनका जो भी गॉड है, बाहर हेवन में बैठा हुआ गॉड है, उसके नियंत्रण से बाहर होकर के चल रहा है, इसलिए न्यूटन को डिप्रेशन हुआ था। ऐसे पुस्तक में लिखा हुआ है। एक
हो सकता थियरी होगा। ऑफ माया नाम की एक पुस्तक है, 89 में कभी प्रकाशित हुई है। उसके अंदर थियरी ऑफ माया इन फिजिक्स ऐसा कुछ, अभी मैं नाम थोड़ा स्मरण हो गया मुझे, तो उसमें ये लिखा हुआ था। अब आशा है कि वो जो विद्वान है जिन्होंने लिखा है उन्होंने सत्य लिखा है, लेकिन न्यूटन को ये पता चला कि ये जो अभी उन्होंने जो लॉज डिराइव किए हुए हैं वह कोई ईश्वर निर्मित नहीं है, या ईश्वर के नियंत्रण में नहीं, निर्मित भी हो सकते हैं मान लीजिए, लेकिन नियंत्रण में नहीं है। तो ये कहाँ तक ठीक है कि विज्ञान का शोध कार्य, हाँ ये हो सकता है कि जो वैज्ञानिक है वो ईसाई मानसिकता से प्रेरित होकर के शोध कार्य की जो प्राथमिकता देनी है कि इस क्षेत्र में मुझे शोध कार्य करना है, इसमें नहीं करना है, पुनर्जन्म पर हम काम नहीं करेंगे, यदि पुनर्जन्म सिद्ध होता है तो ईसाईयत के विरुद्ध चला जाएगा, इसलिए उसको हम छोड़ देते हैं। जो भी हो, हाँ तीन विचारधाराएं हैं ब्रॉडली इस पूरी दुनिया में, इब्राहिमिक है, एक साइंटिफिक है और एक इंडिक है। हाँ ये वाले बोलते हैं इट्स ऑल गॉड्स प्लान, साइंटिफिक बोलता है एवरीथिंग इज अ कोइंसिडेंस, लाइफ इमर्ज्ड आउट ऑफ रैंडमनेस, जी सब कुछ हुआ। ये बोलते हैं कि सब कुछ कॉन्शियसनेस है, सब ब्रह्म है। जी ब्रेन बनाए, ब्रेन हमारा कॉन्शियसनेस है, इसलिए ब्रेन है ताकि हम अपने आप को एक्सपीरियंस कर पाए। अभी क्या है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिक वर्ल्ड व्यू तो लेती ही नहीं है, इंडिक वर्ल्ड व्यू लेती ही नहीं है। अगर वो इंडिक वर्ल्ड व्यू लेती होती तो वो कहती यहाँ तो सब कुछ कॉन्शियसनेस है। आप सोचिए हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डॉक्ट्रिन्स है हमारी, इक्वालिटी की डॉक्ट्रिन, रिजर्वेशन सिस्टम कोलैप्स हो जाता अगर हम ये वाला वर्ल्ड व्यू एक्टिवली, अगर इंडियन स्टेट लेता। वो अभी ये वर्ल्ड व्यू नहीं लेता, वो या तो साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू लेता है या इब्राहिमिक लेता है। देखिए मुद्दा मैं बता रहा हूँ, मतलब एक्चुअली जो आप बात कह रहे हैं कि आप शायद इस पे जाना चाह रहे हैं कि जो बिल्कुल असत्य है उसको तो मर जाना चाहिए जी, सत्य को ही खड़ा होना चाहिए। और क्या सरकार सत्य का प्रचार करने का अनुकूल है या नहीं है ना? एक्चुअली सरकार अनुकूल नहीं है, मैं यहीं पर ही हूँ। आप शायद मान रहे हैं कि सरकार इसमें इंटरफेरेंस नहीं करती, तो क्या असत्य प्रचार के अनुकूल है? मैं तो एग्जैक्टली बोल रहा हूँ। आप बोलिए, कोविड का एग्जांपल ले लेते हैं। पूरे समाज ने एकदम से हड़बड़ा हाँ जी, जग उठना चाहिए कि भैया असत्य का प्रचार नहीं। वो क्या कह रही है, मैं नहीं जानता, आपको जो ठीक लगता है आप कर लो, पीछे खड़ी हो जाती है। वो ना ट्रूथ के लिए ना अनट्रूथ के लिए स्टैंड लेती है। मैं कहूंगा मगर क्या करती है कि जो अनट्रूथ बेच रहा है उसको भी कहती है कोई प्रोटेक्ट करती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहा हूँ। जो असत्य है उसको प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि सरकार के मत में वो अनट्रूथ नहीं है। बिल्कुल, वो लेती नहीं है, स्टैंड ही नहीं लेती है। इट कंसिडर्स ऑल रिलीजन्स इक्वल। मैं कहता हूँ हाँ ठीक, ये ठीक है, वो इसी के कारण वो सत्य असत्य का पक्ष नहीं ले रहे, क्योंकि रिलीजन की सत्यता असत्यता ये उनको कभी समझाई नहीं गई है। हाँ बिल्कुल, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में बंद गया, क्योंकि असेंबली डिबेट्स में ऐसी चीजें आई नहीं। उन्होंने जब बनाई कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश, अमेरिकन, फ्रेंच सब चेप के खड़ी कर दी। अब क्या है कि जैसे एक मुद्दे को लेते हैं, पुनर्जन्म होता है कि क्या इसका आधुनिक पद्धति से कोई समाधान है? उसके लिए समाज ही स्टैंड ले रहा है, स्टेट तो स्टैंड ही नहीं ले रहा है। स्टेट नहीं ले, मान लीजिए, हाँ जी, लेकिन समाज यदि ले रहा है या जितना भी उपलब्ध है, क्या उसके द्वारा पुनर्जन्म होना यह चीज है वह सिद्ध हो रही कि नहीं? सिद्ध हो रहा है क्या पुनर्जन्म होना? ये कोई कहीं पर कोई रिसर्च है नहीं। जहां पर रिसर्च होती है उसे दबा दिया जाता है। रिसर्च नहीं, मैं तो कहूंगा कि भारत वालों ने रिसर्च बहुत कम की इसके ऊपर, और हमने तो की नहीं है। या हमने जो इस पर जो काम किया है जी, वो वैज्ञानिक दृष्टि से काम नहीं किया है, लेकिन हमने आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टि से बहुत काम किया हुआ है जी। मतलब हमने पुनर्जन्म होता है ये पता हुआ, फिर उसके ऊपर विचार मंथन हुआ, फिर पुनर्जन्म यदि होता है तो उसको यदि मुझे इस जन्म में ही जानना है तो मैं कैसे जान सकता हूँ? इसके लिए उन्होंने ध्यान की पद्धतियां विकसित की। इस प्रकार से आप ध्यान करिए, आपको आपके पुनर्जन्मों का स्मरण होगा। जैसे भगवान बुद्ध को जातक कथा है, उनको 500 जन्मों का स्मरण हो रहा था। तो जो भारत भूमि पर जितने भी 4 धर्ममत हुए हैं, सबके सब पुनर्जन्म को मानते हैं, और उनमें से उन धर्माचार्यों को उसका अनुभव भी हुआ है। और ऐसे लाखों लोगों को पुनर्जन्म का अनुभव हुआ है, और हमने साधना पद्धति का आविष्कार करके बताया है। कोई भी इस प्रकार से ये साधना करेगा तो इस ट्रूथ पे पहुंच जाएगा, उसको पुनर्जन्म का अनुभव होगा। तो हमने इस पर इतना काम किया है। हाँ जी।
लेकिन यह जो काम है वो आधुनिक विज्ञान के पद्धति के अनुसार न होने के कारण उसको विज्ञान उसको सत्य रूप से स्वीकार नहीं करता है। नहीं, वो उसके, हाँ, ये वाला, जैसे मान लीजिए कि आप इस प्रकार से आहार विहार और आसन प्राणायाम ध्यान करें तो आपको पुनर्जन्म का अनुभव होगा। इस पद्धति को विज्ञान साइंस नहीं मानता, साइंस में नहीं लेता है। बिल्कुल। तो इसीलिए वह भारत में इतना सारा काम कर रखा है, सबके लिए दरवाजा खोल रखा है अनुभव करने के लिए, तथापि वह आज के विश्व मानव जो है, जो विज्ञानवादी, उसका उपाधि उसका लेने लायक नहीं हो रहा। करेक्ट। लेकिन विज्ञान की ओर से इसके ऊपर बड़ा काम हुआ, जैसे डॉक्टर स्टीवनसन थे या ब्रायन वायस थे इत्यादि, तो जो हिंदू मान्यता के नहीं थे या भारत के जो भी भारतीय जो धार्मिक आध्यात्मिक मान्यता उसके नहीं थे, वो तो ईसाई या किसी मत के होंगे मान लीजिए, लेकिन उन लोगों ने इस पर बहुत सारा काम किया हुआ है। और कुछ डॉक्टर भी लोग हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी है, तो इनके द्वारा यदि यूट्यूब पर थोड़ा भी सर्च करें या ये, तो ये जानकारी आती है कि उनको यह सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म है। और जो नहीं है वो जो कहते हैं उसमें क्या है कि जिन लोगों ने इस पॉइंट पे कहाँ जा रहे हैं आप, क्योंकि ये जो लोग रिसर्च कर पा रहे हैं वो बहुत कम है और उनको आउटकास्ट कर दिया जाता है साइंटिफिक वर्ल्ड से, साइंटिफिक कम्युनिटी से। डॉक्टर ब्रायन वेइस की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उन्होंने जो पुनर्जन्म के जो उनकी हिप्नोथेरेपी सेशंस में जब उन्होंने देखा होते हुए, उन्होंने कम 10-12 साल वेट किया पब्लिश करने से पहले, क्योंकि उनको डर था तो मुझे साइंटिफिक कम्युनिटी बाहर निकाल देगी। फिर एक दिन नहाते हुए वो लिखते हैं अपने कि मैंने डिसाइड करा जो मर्जी कॉन्सिक्वेंस हो इस सत्य को मैं बाहर लाऊंगा, और पूरा डिस्कार्ड किया गया। केवल इंडिविजुअल्स, रशिया, इंडिया, हर जगह से उन्होंने चिट्ठियां लिखनी शुरू करी, हमारे पास भी एविडेंस है। केवल 2-3 बड़े नाम है पूरी साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू में जो इस पे काम करते हैं। मैं कहूँगा कि जैसे ये पृथ्वी गोल है बोलने से कुछ वैज्ञानिकों को मार डाला, हाँ जी, है ना, तो यह तो समाज में ऐसा होता रहता है। लेकिन इसका अर्थ ही नहीं कि ये विचार करने वाले रुक गए या फिर, हाँ ठीक है, ये उपद्रव होता रहता है। ये समाज की एक मतलब ये किसी शासन की या ये समाज की ऐसी प्रकृति है कि इस प्रकार से ये समस्या होती मैं रहती केवल लिमिटेड पॉइंट ये बोलना चाह रहा था कि आप बोल रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन स्टेट का क्या है। इंडियन स्टेट ये स्टैंड लेता ही नहीं है, वो ये भी स्टैंड नहीं लेता। वो एक्चुअली आप देखिए, क्योंकि जो एग्जाम्पल देता हूँ, इक्वालिटी, अगर पुनर्जन्म मानता एज अ वर्ल्ड व्यू तो कभी इक्वालिटी की चिंता करने की इंडियन स्टेट को प्रॉब्लम नहीं थी जी। वो आज सारी इक्वालिटी, इक्वल आउटकम्स की चिंता करता मानने के कारण, एग्जैक्टली दिस, ये उसका वर्ल्ड व्यू ही गलत है। उसमें तो और एक बात, मतलब थोड़ा सा विषय अंतर सा हो रहा है। यदि पुनर्जन्म है तो समानता हो नहीं सकती। हाँ जी। और पुनर्जन्म नहीं है तो भी समानता नहीं हो सकती। हाँ, पुनर्जन्म नहीं है तो समानता नहीं हो सकती। क्यों होगी? यदि मैं पुनर्जन्म नहीं है और वो चांस थ्योरी जो विज्ञान, हाँ जी, उसके अनुसार मेरी जो न्यूरोलॉजिकल बैलेंस है वो अच्छा है और मुझे अच्छी बुद्धि मिली है, दूसरे किसी को कम बुद्धि मिली है, मैं अधिक पैसा कमाता हूँ, मैं उसको लूट नहीं रहा हूँ, इसमें स्वामी जी सोशल थियरी तो उसने क्यों मेरे समान होना चाहिए? अब मैं बताता हूँ, इसका भी जवाब देता हूँ। इसमें अमेरिकन सोशल थियरीज आ जाती है। जो लेफ्ट की सारी सोशल थियरी क्या है कि ऑल ह्यूमंस आर बॉर्न इक्वल, वो गलत है ये, बट यही तो उनकी थियरी है और इंडियन स्टेट ने ये दिखाई इक्वल है। बट मैंने एक मुद्दा पहले उठाया कि क्या इस विश्व की सृष्टि 0 to something एंड कंटिन्यूअस लाइन एंड स्टॉप ये है या साइक्लिकल है या है ही नहीं, ये एक मुद्दा है। इसको चलाने वाला कोई है या नहीं, और है तो बाहर है या अंदर है या कैसा है। तीसरा, इस विश्व के अंदर पुनर्जन्म होता है कि नहीं, क्योंकि ये धर्म से जुड़े मुद्दे हैं, ठीक है, और इनका सोशल इंपैक्ट होता है, राजनीतिक इंपैक्ट होता है। तो यदि पुनर्जन्म होता है, यह सिद्ध होता है, तो जो मान्यता, और यदि आप सरकार को समझा सकते हैं, सरकार को न भी समझाए मान लीजिए, लेकिन कम से कम आपको पुनर्जन्म होता है इसके बारे में बोलने के लिए कोई रोक नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं रोक रहा। सामान्यतः यदि यूट्यूब पर आप 10 वैज्ञानिकों को, 10 धार्मिक लोगों को, अनुभव लोगों को, जिनको या हिप्नोटिस्ट हो या ऐसे लोगों को बुलाते, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं। अब विश्व में जो लोग इसको स्वीकार करेंगे वो करेंगे, केवल भारत में कि विश्व में जो सत्य सिद्ध होता है वो उसको स्वीकार करते चलेंगे। समाज में जिस विचार की स्वीकृति अधिक हो रही है सत्यता के आधार पर, वो किसी भी आधार पर, सरकार उसका अनुकरण करना शुरू कर देती है। सरकारें सब समय
क्योंकि वो मतदान के बल पर सत्ता में आते हैं। तो मत जिस ओर झुकता है उसके अनुसार वो चलने का प्रयास करते। सामान्यतः ये सरकार की कठिनाई है। थॉट क्लियर करिए मैं हाँ, हाँ तो इसलिए जब यह पुनर्जन्म होता है, यह मत वैज्ञानिक दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से सिद्ध होता है, तो इसके मानने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी जी और इसके विरुद्ध बोलने वालों की संख्या कम होगी। जी जब इनके मानने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी तो सरकारों में इसके परिणाम होना शुरू हो जाएगा। इससे घर वापसी और उस सब का क्या कोई कनेक्शन था आपका? वो आप घर बता घर दीजिए। वापसी का संबंध बिल्कुल इससे है। ये 3 ही मुद्दे हैं। क्या यह विश्व किसी गॉड ने किसी समय पर क्रिएट किया है कि नहीं? बिल्कुल। इसको मानने वाला, इसकी मान्यता ही घर वापसी को ठीक करती है। इसको चलाने वाला बाहर बैठा कि अंदर है कि नहीं है, यह दूसरा मुद्दा है जो घर वापसी में आता है। और पुनर्जन्म है कि नहीं, ये मुद्दा है यह घर वापसी में। आप तो ये इसलिए करना चाह रहे इन हैं? 3 मुद्दों पर ही समस्त धर्म टिके हुए हैं और ये मान्यता जिस ओर मुड़ती है वो उस मान्यता में जाकर के गिरता है। यदि हमें घर वापसी करनी है तो इन मुद्दों पर हिंदुओं को स्पष्ट बोलना चाहिए कि ये चीज है, जो इसको स्वीकारता है वो हिंदू है और जो इस मत को स्वीकारता है तो ईसाई है, इस मत को स्वीकारता है तो वो स्वतः ही, मतलब वो हमारी बात इससे हट गई कि ये वाले इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि हमें घर वापसी पर जाना है। हाँ जी, वो घर वापसी करने के लिए क्या बोलना है ये आप बता रहे हैं। हमारा मुद्दा घर वापसी है ना, ये किसी को घर वापसी करनी है तो उसके लिए ये 3 आर्गुमेंट्स रखना इम्पोर्टेंट है। मैं ये कहूंगा कि मान लीजिए एक पत्रक पर मैंने लिख दिया, एक परिच्छेद लिख दिया, विश्व की सृष्टि, इसका नियंता और जीव का स्वरूप और उसका पुनर्जन्म आदि, इसके बारे में ऐसे 4-5 मतों का संकलन किया। उस पर मैंने लिखा नहीं कि वो ईसाई है या हिंदू है या ये है, और वो किसी को पढ़ने दे दिया जिसको कोई जानकारी पता चल जाएगा ये हिंदू है अगर उसमें लिखा होगा कि पुनर्जन्म होता है तो। वो उसमें वो नहीं लिखेंगे, किसी को पढ़ने देंगे, ये सज्जन है, इनको दे दिया कि आप पढ़िए, इसमें से कौन सा आपका है बताइए। वो बोलेगा कि दूसरा तीसरा, तो वो पता चलेगा कि ये हिंदू है, ये पता चलेगा। बिल्कुल पता चलेगा। ये एक दूसरी परीक्षा ये ले सकते हैं कि इसमें तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत, मगर ये करना क्यों है ये बताइए। बताता हाँ जी। यदि उनको बताया कि भाई आप ये करिए कि इसमें से कौन सा लेना चाहोगे, वो बोलेगा ये अच्छा लगता है, इसको लेना चाहता हूँ, तो यदि पहला है तो वो चारवाक वाला सामान्यता मान लीजिए, तो अच्छा तो आप चारवाक को लेना चाहते हैं जी। दूसरा है तो आप ईसाई बनना चाहते हैं, तीसरा है आप मुस्लिम बनना चाहते हैं। तो वो यदि उन मत को चुनता है तो वहां से वो सिद्ध होता है कि वो इस मान्यता का है, इसका है। और यदि वो ये प्रश्न करेगा कि आपने लिखा तो ठीक है, समझ में भी आ रहा है, लेकिन इसमें से मुझे समझना है कि सत्य कौन सा है। हाँ जी। और जो सत्य है वो मैं स्वीकार करूंगा। करेक्ट। तो हमारा कहना ये अंतिम वाला है कि ये धर्म का दायरा है। घर वापसी मतलब धार्मिक मान्यता है, धर्म का दायरा है, ये इतने विषय है, उसके बारे में इतने मत विश्व में चल रहे हैं, इसमें से किसमें सत्यता है और किसमें नहीं है, इसके बारे में उपस्थापन करना चाहिए और समाज में उसका अंगीकार करना। बिल्कुल, आप यही बोल रहे थे। आपका मेन ये हमारी चर्चा का पर्पस ये था कि हर चीज में सत्य जो है उसको आगे बढ़ना चाहिए और असत्य का नाश होना चाहिए जी। करेक्ट, पुरजोर। अब हमारी डायरेक्शन डिविएशन इसलिए हो गई क्योंकि क्या इंडियन स्टेट हमें ये करने के लिए प्रोत्साहित करता है या रोकता है? ना प्रोत्साहित करता है और रोकता भी है। एग्जाम्पल बताता हूँ, आप आज इंडियन स्टेट से फंडिंग ले आइए रीइंकार्नेशन की, रिसर्च के लिए मिलेगी? मुझे तो लगता है 1 रुपया नहीं मिलेगा आपको। और आज आप डाल दीजिए न्यूरो साइंस के, इसके लिए आप विमहन से पता कर लीजिए, मैंने बात करी है साइकोलॉजिस्ट से, स्वामी जी आप रिसर्च क्यों नहीं डालते? कहते हैं फंडिंग कहाँ आएगी, पागल हो, आउटकास्ट कर देंगे सोसाइटी में से। पैरानॉर्मल बोलकर और ये क्या स्यूडो साइंटिफिक टर्म देकर पूरे के पूरे आदमी का करियर खत्म कर देते हैं। ये तो ये सरकार है या एकेडमिक करप्शन है? कहां से आई एकेडमिक करप्शन? नहीं, कहां से आई? क्योंकि प्रोत्साहित किसको किया? ये किया प्रोत्साहित, आप बताइए हमारे को करिकुलम में भगवत गीता की वैल्यूज नहीं सिखाई जाती, क्यों नहीं सिखाई जाती? मैं ये प्रश्न करूंगा। नहीं स्वामी जी, 1 मिनट, स्टे विद मी, उससे जुड़ा उधर आते हैं। ठीक है, कि क्या शासन एकेडमिक्स को
नियंत्रित करता है कि आप इन मुद्दों को रिसर्च होने दें या न 100% दें? करता है, दूसरा 100%। या एकेडमिशियंस शासन को प्रभावित करते हैं, कौन सा है? ये दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। जो शासन होता है वो बताता है एकेडमिक्स कैसी चलनी चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ, नेहरू ने सरकार, जादूनाथ सरकार की सारी हिस्ट्री ऑफ इंडिया की ऑमनिबस 11 वॉल्यूम्स बैन कर दी थी। उसने लिखी इंडियन हिस्ट्री जादूनाथ सरकार ने। आज जाकर FIHCR विक्रम संपत के अंडर वो जादूनाथ सरकार अवार्ड कर रहे हैं। कौन है विक्रम संपत? इतना सा एलिमेंट जो पूरे स्टेट को फाइट कर रहा है, बैन कर दिया नेहरू ने। 25 साल बाद जाकर वो बुक्स पब्लिश हुई नेहरू के मरणोपरांत। मैंने तो जहां स्टेट ने एक सिस्टम सेट कर दिया, तुम अगर ये हिस्ट्री बोलोगे तुम्हें कैंसिल कर दिया जाएगा। मैंने जहां तक सुना है, शायद कभी आपसे चर्चा के दरमियान ये चर्चा भी हुई थी कि, और मैंने ये विशेष करके हमारे जो रिपब्लिकन कैंडिडेट के रूप से विवेक रामस्वामी जो खड़ा रहना चाहते थे, उन्होंने एक बार बोला था कि एकेडमिक्स में जो लिबरल व्यू है उसको सफोकेट किया गया है, सब दबा दिया गया है। 90 या 95% ऐसा कुछ बोला है कि बोले सब एकेडमिशियंस वामपंथी है और दूसरे किसी विचार पर रिसर्च ही नहीं होने देना चाहते। इतना ही नहीं, वो रिसर्च को वो सैबोटेज या सबवर्ट कर रहे हैं। उन्होंने पहले किया या स्टेट ने पहले किया, यही क्वेश्चन। तो हाँ, ये एकेडमिक करप्शन जो है वो स्टेट ने किया है या बट स्टेट ने किया ना स्वामी जी। आपने, नेहरू ने अभी एक क्या है, भारत का स्टेट है, लेकिन अब अमेरिका में जो एकेडमिक्स करप्ट हुआ है वो स्टेट ने किया है कि मे बी स्टेट ने, बट जरूर मेरे विचारधारा में स्टेट की कंट्रीब्यूशन है। स्टेट के बिना, क्योंकि कम्युनिज्म की एंट्री घुसी थी, कम्युनिज्म की एंट्री घुसाने वाले में कौन अग्री करते हैं? डेमोक्रेट्स अग्री करते हैं। जब भी वो पावर में रहे हैं उन्होंने इन सब चीजों को प्रमोट करा है। मैं तो ये कहूंगा कि कम्युनिज्म के कुछ लोग ही डेमोक्रेट पक्ष में घुस करके पक्ष को सबवर्ट करके तो ठीक है, उसको लाने के लिए जो मर्जी कहिए, बट वो रियलिटी हमारी है कि एक दूसरे को फीड करते हैं। अब कहाँ से चिकन पहले आया या एग पहले आया वो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन सा ट्रूथ होगा। अभी ये स्टेट है, आपको री-इनकार्नेशन की फंडिंग नहीं मिल सकती। मैं आपको अपनी कोलीग सूफिया पठान का एग्जाम्पल देता हूँ, डॉक्टर सूफिया पठान का। वो और उनके हस्बैंड डंकन जल्की बाल गंगाधर में अपने पैसों से जाके PhD करी बेल्जियम यूनिवर्सिटी में, बाल गंगाधर के अंदर अपनी स्टेबल प्रोफेसरशिप गवर्नमेंट कॉलेजेस में छोड़कर। क्यों? सिर्फ इस मोटिवेशन से कि कास्ट की जो सारा मलाइनिंग, जो मैलिस हिंदुओं पे डाला जाता है, क्या वो केवल असर्शन है या उसके पीछे डेटा स्टैंड करता है या नहीं। सूफिया की ये दुविधा थी। एक, वो तीस्ता सितलवाद के लिए काम करती थी, आर्टिकल लिखती थी कि हिंदूवादी कितने खराब हैं और ये वो है। एक कॉन्फ्रेंस में, कितनी बढ़िया स्टोरी है, एक कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति ने पूरा सूफिया को सुना और आके बोला, ये जो तुमने सारी असर्शंस करी हैं, कुड यू बैक दैट विद डेटा? सूफिया ने कहा बिल्कुल। और जब वो डेटा देखने गई तो कोई भी उसकी स्टोरी खड़ी नहीं हो रही थी। क्या कम्युनलिज्म भारत में हिंदू फैलाते हैं? क्या कास्ट ऑपरेशन ब्राह्मण सारे बाकियों पे डालते हैं? वो कहीं डेटा खड़ा ही नहीं हो रहा था। उसने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। सॉरी, पहले तीसरा सेतलवाद को छोड़ दिया। सिर्फ इस कन्विक्शन की तो सारी असर्शन कर रही हूँ मैं, डेटा तो खड़ा ही नहीं होता इस बात पे। और फिर वो टॉक बाय ऑथोरिटी नॉट बाय एविडेंस। हाँ, मतलब एविडेंस नहीं था, केवल ऑथोरिटी, मतलब वो लोग बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं। उन्होंने जाके रिसर्च करी। आज डंकिन ने हम दोनों को, हम उनको स्टॉक देने गए हैं, हमने उनको कहा कि आप ये कुछ क्यों नहीं बोलते। डंकिन ने बताया, हम दोनों ने ना अपने करियर्स खत्म कर दिए, ये स्टैंड लेके। हमें लंदन में जॉब्स नहीं मिलती, हमें वापस भारत आना पड़ा। भारत में आज मैं बोलूं मेरी प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल देख के मुझे एक असिस्टेंट प्रोफेसरशिप नहीं मिलती भारत में इन स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो क्या जीविका के लिए सत्य छोड़ दिया जाए? लगे लड़ रहे हैं, ट्रेमेंडस सैक्रिफाइस लड़ रहे हैं ये विषय पे। मैं इस पर ये कहना चाहूंगा, बट दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ना। मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या हिंदुओं के, या हिंदू हो या कोई भी हो, जो इन विषयों पर सत्य रूप से शोध हो, सत्य सामने आए, इसके लिए समर्थन करने के लिए कोई भी विश्व में ऐसा धनी व्यक्ति, व्यावसायिक व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता जो इसको। स्वामी जी, हो सकता है हूँ, वही तो ढूंढने की चेष्टा है। अभी हमारे पास एक हिंदू फंड के लिए एक रिसर्च प्रपोजल लेके, एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम है जो स्पिरिचुअलिटी वाली,
रिसर्च कर रहे हैं, इंक्लूडिंग रीइंकार्नेशन, इंक्लूडिंग लुकिंग एट साइंस। फंडिंग ही नहीं है, तो हमारे पास आ रहे हैं। अब मैं जाके किसी को बेचूं तो आप सोचिए मैं किसके पास जाऊं। आजकल के बिलियनर्स, जो सारे यंग बिलियनर्स 30-35 साल वाले हैं, उनको मैं जाके बोलूं कि जी रीइंकार्नेशन पे मुझे स्टडी करनी है, कहेंगे मैं पागल। लेकिन उनका भी तो धुतकार रीइंकार्नेशन कर- होना है। स्वामी जी, उनको नहीं फर्क पड़ता, वो साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू के हैं। उनके लेकिन लिए ये साइंटिफिक वर्ल्ड भी है। चार्वाक, उनके लिए चार्वाक, मटेरियलिज्म इज इंपॉर्टेंट मतलब उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया कि बाय नहीं। डिफॉल्ट। हाँ। यही मेरी पूरी टॉक है। लेकिन चारवाक, वैसे भी चारवाक कहते हैं, चारवाकों का कहना है कि उनका मत लोकायत है, हाँ जी, मतलब वो डिफॉल्ट आता है जी। तो अब क्या है कि उनको चूंकि उसका जो सच्चा पक्ष है उनके सामने कभी विद्यालय के द्वारा, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा लाया नहीं गया है, इसलिए वो बेचारे उस वर्ल्ड में फंसे हुए हैं और वहीं पर ही कंफर्टेबल हैं, क्योंकि लाइफ ने उनको सब कुछ दिया है। उससे बाहर निकलना और ऐसी चीजों को फंड करना, मैं आगे कहूंगा बढ़ाना। कि ठीक है जो उस वर्ल्ड में, बहुत लेकिन श्रीधर वेम्बू जैसे कुछ ही व्यक्ति हैं जो लगे पड़े हैं इन कामों में। बट बट शायद मुझे ये भी नहीं पता कि नाम बहुत है, कितनी लेवल पे फंडिंग करते हैं ये मैं नहीं जानता हूँ। बट ऐसे अगर कोई फंडिंग करने लग जाए, हमने नारायण मूर्ति की बात करी है ना, तो स्वामी जी यहाँ पर भी मैं अगर वो कितने $5 मिलियन या $50 मिलियन जो भी उन्होंने उसको दिए थे स्टैनफोर्ड में, शेल्डन पॉलक को, वो अगर ना देकर केवल सरकार के पास जाते या आउटसाइड एनजीओ अपनी बड़ी खड़ी कर दी है, वहां पर खड़ी करते कि हम संस्कृत स्कॉलर्स खड़े कर रहे हैं और भारत में इकोसिस्टम करेंगे, कितना टाइम लगता है? 1-2 साल। एक पॉइंट है, ये जो जितनी समय से हम लोग जो बातें कर रहे हैं ना, ये यही बात नारायण मूर्ति वाले में भी एक बार अमित शाह से भी एक जगह पूछा गया था जी। तो हमारी जो है ये सिस्टम जो है हमको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उन्होंने कहा भाई जो हम लोग जितनी रिसर्चर्स है, जो इतिहासकार है, या हर बार हमारे पास आके बताते हमको सपोर्ट नहीं कर रहे। सपोर्ट करने की भी एक इकोसिस्टम होती है ना, एकदम हटा के इसको नहीं किया जा सकता है। इतनी सालों से आपको इतिहास को समर्थन नहीं मिल रहा है, इतना सरकार जी का बैन किया ने, ये सब हम कह रहे हैं। अब किसको, कौन आपको रोक रहा है? अभी कहाँ आपका रिसर्च से एक विवेक संपत आए हुए है और एक स्वामी जी कर दे, विक्रम संपत की ऑर्गेनाइजेशन को फंड करें। विक्रम संपत एक आए नहीं कर रहे और कुछ लोग बट फंड नहीं कर रहे ना, उनको फंड कर दे। ICHSR से फंड लिखे उनके लिए 100 करोड़। ओला फाउंडेशन फंड करती है छोटे छोटे पैसों पे, कहाँ कर रही है सरकार फंड? 11वें-12वें साल में अपनी सरकार में आकर हिस्ट्री बुक्स तो चेंज कर रहे हैं। इससे पहले भी कहा क्यों नहीं इकोसिस्टम बिल्ड करा इन्होंने? नहीं है इनकी मान्यता पूरी अब्राहम है के, पूरी साइंटिफिक नॉन इंडिक आप बोल दीजिए, वो है इनकी मान्यता। सारा स्टेट ही ऐसे रन करता है। यह मेरी आर्ग्यूमेंट नहीं है। ये जो विक्रम संपत की जो प्रोजेक्ट्स है, ये इन फंडिंग के लिए किन के पास ओला फाउंडेशन वही फंड करती है। अभी वो ओला फाउंडेशन उनको फंड कर रहे हैं। अभी इन्होंने अपने पास जो भी प्रोजेक्ट्स है उनको लेके सरकार के पास भी किन के पास जाने से ये हो सकता है, वो किन के पास गए हैं ये? नहीं, मैं इतना तो मुझे नहीं पता किस को अप्रोच कराए, मगर अब जैसे मैं हिंदू फंड में कैसे काम करता हूँ, अगर मैं ये सरकार होता और मेरे पास अंधा पैसा होता, 1000 करोड़ मेरे बैंक में पड़े होते, मैं 2 बार नहीं सोचता, विक्रम संपत के बिना बोले मैं जाता, ये रे जी 50 करोड़ रुपए आप करो, जो काम करना है फ्रीली करो, जब खत्म हो जाने के 1 साल पहले मेरे को बता देना। मैं तो प्रपोजल की वेट नहीं करता। नहीं, वो तो अभी इंडिविजुअल कैपेसिटी से तो हम हाँ कर जी, सकते हैं, लगे पड़े हैं। 10 जो स्कॉलर्स पूरे साल में, पिछले साल में 10 स्कॉलर्स, 10, ये एक इस बार 12। ये ऐसे बदलेगा देश। अब देखिए, नहीं सपोर्ट है ये एब्राहमिक या साइंटिफिक, जो आप नॉन इंडिक स्टेट है, ये हमारे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो इंडिक विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हैं उनको स्यूडो साइंस का थप्पा लगा के साइड कर दिया जाता है। आयुर्वेद में, आयुष में यही हो रहा है। मॉडर्न मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है, आपको ये डिजीज है उसके लिए ये ड्रग है, करेक्ट? हार्ट डिजीज है ये ड्रग है, लिवर खराब है ये ड्रग है, ये है ये खराब। एग्जैक्टली यही आयुर्वेद में कर रहे हैं। सारी आयुर्वेद की प्रमोशन इस समय इज डिजीज टू ड्रग। आप ड्रग्स इनोवेट करिए, साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस बनाइए, आप यहाँ पर सब करिए ताकि ये डिजीजेस हम कर सकें। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी को हम प्रूव कर सकें आयुर्वेद भी हमारा सिस्टम है। और जो आयुर्वेद वाले असली हैं वो कहते हैं यार पागल हो गए हो तुम कर क्या रहे हो? आयुर्वेद डिजीज को ठीक नहीं करता, बीइंग को ठीक करता है, डिजीज अपने आप ठीक हो जाता है।
उसके लिए पंचकर्मा करिए, उसके लिए समझना पड़ेगा कि शरीर हमारा पंच महाभूत से बना है, हमारे में त्रिदोष है, वो ये सब कहाँ मानते हैं सब। ये जो आयुर्वेद वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, यदि हम थोड़ा सा इसमें असल में यथार्थता के साथ, सत्यता के साथ समझना पड़ेगा हमें जी, एक बट सेकंड। उसके लिए रिसर्च फंड कर दें। एक सेकंड, जो आयुर्वेद वालों को इसलिए समर्थन नहीं कर पाता है सरकार और कोई भी जो स्वीकार्य वाली मामले, हम जितनी भी आयुर्वेद वाली जो कॉन्सेप्ट्स है वो काम कहाँ करती है, वो उसकी पूरी तरीके से रिसर्च बेस्ड हमारे पास कुछ नहीं होते। अभी हम आयुर्वेद का बड़े बड़े आचार्यों की जो बातें करते, एक मूली खाओ ये आपको सभी बीमारी ठीक कर वो देंगे नहीं है इत्यादि आयुर्वेद। जो शब्द प्रयोग करके जो बताया जाता है, जो ओवर हाइप करके आयुर्वेद आदि को बताया जाता है, यही समस्या पैदा करती बट है। महाराज जी वो आयुर्वेद नहीं है। केरला में बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, हाँ। एक हॉस्पिटल के साथ मैं भी एसोसिएटेड हूँ, इन्वेस्टर भी हूँ। जैसे कोरोना वाले में आपने समस्याएं बताया, कोरोना वाले के टाइम पे कोरोना वाले के टाइम पे जो एलोपैथी वालों ने अपने अपने प्रयास किया, और उसके साथ साथ आयुर्वेद वालों में सबसे ज़्यादा फंड तो बाबा जी के पास थे, वो बाबा जी ने भी किया। बाबा जी ने आयुर्वेद है ही नहीं, हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। एक किट लॉन्च किया, जी। और किट लॉन्च करके वो किस प्रकार के, एक प्रकार का देखा जाए तो वो एक प्रकार का उस पैरामीट्री में जो मानवीय दृष्टि में देखा जाए तो पैरामीट्री में ठीक नहीं था। वो केवल इम्यूनिटी बूस्टर को उन्होंने समाधान करके प्रस्तुत करने को प्रयास किया। एलोपैथी में वो कैसा भी हो, एलोपैथी का स्टैंडर्ड्स में, एलोपैथी का समर्थन नहीं कर रहा है, एलोपैथी का जो स्टैंडर्ड्स जो वर्ल्ड स्तर में जो बना हुआ है, ऐसी स्टैंडर्ड आप आयुर्वेद में स्थापित करोगे, आपको स्वीकार्यता होगी। वैसा ही कौन करेगा ये? हाँ, वही वैसा ही जैसा अभी हम सोच रहे थे ना, जो ये जो जितनी भी ये जो बताया जा रहा है, हमारी व्यूज कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हमारी स्टैंडर्ड्स यदि उस लेवल पे हम लोग मुझे कौन डेवलप कर करेगा लें। ये स्टैंडर्ड्स? हाँ। और अभी आयुष मंत्रालय जो स्टैंडर्ड्स बना रहा है उसको पूरा एलोपैथी की तरह धकेल रहा है। बाबा रामदेव नेचुरोपैथ बोल सकते हैं, आयुर्वेद नहीं बोल सकते। आयुर्वेद में जो मैं मतलब समझाऊं वैद्यों से, वो कह रहे हैं अगर हमने आपको च्यवनप्राश प्रिस्क्राइब करा है आपकी नाड़ी परीक्षा करने के बाद अगर वैद्य ने, तो आप उसको आयुर्वेद बोल सकते हैं। ऐसे ही रोज च्यवनप्राश खाना हर्बल मेडिसिन आप बोल सकते हैं, नेचुरोपैथी बोल लीजिए, इम्यूनिटी बूस्ट जो मर्जी बोले, बट ये आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद तो एसेंशियली पंचकर्मा है कि आमा शरीर से निकालना है, 72,000 नस नाड़ियां, ये कहाँ बात हो रही है? कहाँ ये रिसर्च का फंड कर रहे हैं कि 72,000 है या नहीं है, आप में प्राण शक्ति होती है या नहीं? प्राण होता है, आयुर्वेद तो एसेंशियली प्राण है। प्राण की बात कर लीजिए, आप कहेंगे, हंसेंगे आपके ऊपर, स्यूडो साइंस हो आप। तो आप आयुर्वेद का सारा नॉलेज सिस्टम जो है, जो सांख्य से आता है, उसको तो बाहर फेंक देते हैं। आयुर्वेद कॉलेज में इस समय मेडिकल कॉलेज के अंदर जो आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजेस में 60% बाय गवर्नमेंट फिगर्स एलोपैथी पढ़ाई जाती है, केवल 40% आयुर्वेद पढ़ाया जाता है, वो भी नॉन संस्कृत। केरला में इस समय लार्ज प्रोपोर्शन 30-40%, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, मुसलमान स्टूडेंट्स हैं। आपको पता है क्यों है? क्योंकि वो सारा सिस्टम ऐसा बनाया जाता है कि वो भी सब आए, उनका कोई बिलीफ नहीं है। अब आयुर्वेद बिना सांख्य के कैसे कर सकते हैं, ये बता दीजिए। जिसमें त्रिगुण आते हैं, सतो रजो तमो गुण आता है, गुण से पंच महाभूत बने हैं, उनके कॉम्बिनेशन से त्रिदोष बने हैं, उनके बिगड़ने से डिजीज होता है। ये एसेंशियल आयुर्वेद है। डिजीज ठीक करना है तो त्रिदोष है, उनको नेचुरल स्टेट में ले आइए, आपके डिजीज ठीक हो जाएगा। ये एसेंशियली नॉलेज सिस्टम है, बहुत ही रूढ़िवाद तरह से प्राइमरी लेवल पे। ये आप बात ही नहीं करते, आप इसको स्यूडो साइंटिफिक बोलते हैं। जो इसको रोज अटैक करता है, इंक्लूडिंग द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आप उसको अलाउ करते हैं बोलना। आप देख लीजिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन टोटली आउट एंड आउट टू किल आयुर्वेदा, उसको आप बिल्कुल थम्स अप देते रहते हैं। आप चाइना की तरह खड़े नहीं होते। चाइना में एक डॉक्टर, एलोपैथी का डॉक्टर, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अगेंस्ट अगर बोले, वो अरेस्ट हो जाएगा। इंडिया में होता है, रोज बोलते हैं क्या स्यूडो साइंस है, बकवास है। लिवर डॉग पूरा स्टेट अगेंस्ट काम करता है, बोले या ना बोले। वो एब्राहमिक या साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू, इंडिक वर्ल्ड व्यू इस स्टेट का नहीं है। हमारी एक्चुअली दिस स्टेट इज एंटी हिंदू, द डिजाइन ऑफ दिस स्टेट इज एंटी हिंदू। ऊपर जो मर्जी योगी जी बैठ जाए, मोदी जी बैठ जाए, जितने मर्जी हिंदू हो, दे विल फॉल इन लाइन विद द स्टेट। मैं दूसरे दृष्टि से देखना चाहूँगा।
आप जो समस्याएं बोल रहे हैं उसको मैं नकार नहीं रहा। जी। मान लीजिए एक गुरुकुल है, पर जैसे पुरानी परंपरा के अनुसार गुरुकुल है, 6ठी 7वीं कक्षा से 8 आयु होने से गुरुकुल में जाते थे। गुरुकुल में जाकर के संस्कृत, सांख्य और आयुर्वेद पढ़ते पढ़ते उसके साथ ज्योतिष की भी आवश्यकता होगी, तो ये सब मिलाकर सामान्यतः चिकित्सा व्यवस्था होती है। हो सके तो वास्तुशास्त्र भी जोड़ दिया जाए। आयुर्वेद, ज्योतिष, दर्शन यदि मूल है तो सांख्य दर्शन और वास्तुशास्त्र, जिनके कारण ये सब रोग दोष उत्पन्न होते हैं। तो ये यदि एक कोई भी जैसे BSc MSc करता है तो 10-12 वर्ष वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता है, वैसे वो यदि छात्र ऐसे 10-12 वर्ष इन शाखाओं में पढ़ करके विद्वान होता है और वो यदि घर में बैठ करके आयुर्वेदिक औषधि किसी को देता है या वास्तुशास्त्र का समाधान देता है या ज्योतिष के अनुसार आप ये मंत्र जप करें या ये इस प्रकार का कोई ताबीज़ पहने या इस प्रकार का पूजा अनुष्ठान करे, को ऐसे समाधान देता है वास्तुशास्त्र का, ज्योतिष का एवं औषधि आयुर्वेद का, तो क्या इसको सरकार करने नहीं देती? अरेस्ट कर लेती है। अगर आज एक वैद्य BAMS डिग्री के बिना आयुर्वेद प्रैक्टिस करे, वो अरेस्ट हो जाता है। सारे हॉस्पिटल्स को इस समय, अगर आपके पास BAMS डिग्री नहीं है, विच मीन्स आप 60% एलोपैथी से पढ़ के आए हो और आप बिना इस डिग्री के एलोपैथी कर रहे हो, यू आर बाउंड टू बी अरेस्टेड। नहीं, ये गलत मान रहे हैं आप अरेस्ट करना। उनको क्वैक डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर कोई वैद्य, मैं 3री जनरेशन में अपने, मेरे दादा परदादा सब वैद्य थे, मैंने उनसे बचपन से सीखता हुआ आया हूं मैं। अगर आज मैं नाड़ी परीक्षा करना जानता हूं, मैं मॉडर्न मेडिसिन पढ़ाई करके नहीं होता, वो तो मैं प्रैक्टिकली अप्रेंटिसशिप से साथ में सीखता हूँ। ठीक है, मैंने सब साथ में सीखा। मैंने 10 साल का था, लोगों के रोग ठीक करने शुरू कर दिए। मुझे क्वैक डिक्लेयर करके अरेस्ट कर लिया जाएगा। यदि आपको ऐसा नहीं करेंगे तो हाँ जी, यदि आपको ऐसा नहीं करेंगे, करेक्ट, आप ऐसा करते हुए एक विशिष्ट प्रतिष्ठा आपके गांव में प्राप्त कर रहे हैं जी। आपको देख के अनुभव को भी इच्छा प्रकट हो जाएगी। आपको देख के आपकी कापी मार देंगे, थोड़ी बहुत आपके देख के कापी मार के उसी बगल वाले गांव में यही प्रैक्टिस सेम टू सेम करते हैं। ऐसा ही डेटा, आप जाइए डेटा पे, तो भारत में जितनी भी आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स है 99% फ्रॉड लोग हैं। चलिए ठीक है स्वामी जी, इसका तो अरेस्ट करना सोल्यूशन ही है? नहीं स्वामी जी, इसका सोल्यूशन ये है, आप ये बोल रहे हैं आप BAMS क्यों पढ़ा रहे हैं, आप उसको आयुर्वेदाचार्य का कोर्स, आपका BAMS का मतलब क्या था कि आप वैलिड डॉक्टर हैं या नहीं है, ये बताना है ना। आप उनका टेस्ट कर लीजिए, कोई और प्रमाण लाइए कि आप इन लोगों को ठीक कर पाते हैं या नहीं। आप एक टेस्ट लीजिए, आप आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स रखिए कि इसकी परीक्षा ठीक हो रही है या नहीं है, उसके माध्यम से पास करिए। ये टेस्ट हो जाएगा परंपरा के आज आयुर्वेद कम्युनिटी की, आज आयुर्वेद, ये जो ये टेस्ट जो है कौन कंडक्ट करेंगे? आयुर्वेदाचार्य। हाँ जी। आपको ऐसी आयुर्वेदाचार्य जो ऐसी कंडक्ट करने का अनुमति यदि सरकार देने लगेगी जी, तो आप किसी भी आदमी के पास 10,000 दे के मेरा के पास भेज दीजिए, मैं सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाता हूँ। आपने ये तो इसमें भी भ्रष्टाचार को रोकने की ये व्यवस्था क्या है? ये तो BAMS, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है स्वामी जी। ये आर्ग्यूमेंट, ये BAMS में आप एलोपैथी पढ़ाकर उनको जज करेंगे कि आप जी ठीक आयुर्वेद है या नहीं है, ये कैसी व्यवस्था हुई? वो उसको भ्रष्टाचार को ठीक करने के लिए लिखित परीक्षा ली जा सकती है, जिसके अभी आयुर्वेद समाज की जो ट्रेडिशनल आयुर्वेद समाज है उसकी एक मांग क्या है कि आपको BAMS देनी है ना, आप मुझे मेरे वैद्य को गुरुकुल के अंदर पढ़ने दीजिए। ठीक है, आप क्योंकि आपके टेस्ट ट्यूब से ऑर्गन को समझने से, उसकी चीर फाड़ करने से आप आयुर्वेद आचार्य नहीं बनते। केमिकल समझने से ब्रेन में क्या है, आप सब वो समझते हो द्रव्यों से, त्रिदोष से, उसको पढ़ना, वो सब आपको आना चाहिए। आप मेरे को करने दीजिए, मैं जैसे बच्चों को पढ़ाऊंगा, गुरुकुल माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, एक ये एग्जाम्पल खत्म करता हूँ। कृष्ण कुमार जी एक कोयम्बतूर स्कूल ऑफ आयुर्वेदा उन्होंने स्टार्ट करा था। 11 साल, हाँ 11 ईयर्स जितना मुझे याद है, जो भी 10 साल 11 साल 7 ईयर मॉडल, 7 साल तक वो बच्चों को लेकर आते थे, उनकी ज्योतिष, उनकी कुंडली देखकर उस बेसिस पे वो एडमिशन करा। उन्होंने 9 बैचेस चलाए। भारत में इस समय टॉप वैद्यास जो तमिलनाडु और केरला में जो टॉप पोजीशंस पे हैं, कृष्ण कुमार जी के स्कूल से निकले हुए हैं, गुरुकुल से। उन्होंने कोई BAMS डिग्री नहीं करी,
ये BMS डिग्री उन्होंने बाद में करी जब सरकार ने उनके ऊपर आके पोत दिया, अगर BMS नहीं होगी हम तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करने देंगे। वो सॉलिड वैद्य थे, 30-30 साल जिन्होंने प्रैक्टिस करके लोगों को ठीक कराए। ये इन्होंने आके पोत दिया, अब से जी आपका रूल चेंज हो गया, BMS नहीं होगी। उन्होंने BMS भी कर ली। अब क्या रूल निकाला है, अगर आपके हॉस्पिटल में कोई MD नहीं होगा तो हम आपको प्रैक्टिस नहीं करने देंगे। तो वो ये सवाल पूछते हैं, एक आदमी जो आपकी BMS प्लस 2 साल की MD करके आया है, आपके हिसाब से वो बेटर है दैन कोई 30 साल से वैद्य की तरह से लोगों को ठीक कर रहा है? ये आपकी मेडिसिन है? और वो BAMS भी ये और वो कौन है? एलोपैथी पढ़ के आया है, एलोपैथी के प्रभाव में चल रहा है वो BMS। और वो करना क्या चाहते हैं आपको? अब सिस्टम बताता हूँ कैसे करप्ट होता है। ये BMS क्यों बनते हैं? क्योंकि नीट का एक कॉमन एग्जाम होता है, इसमें जो सबसे निखित और फ्लंकी होते हैं वो आयुर्वेद में जाते हैं, जिनको MBBS में वो हर साल, और इसलिए मुसलमान भरे रहते हैं क्योंकि वो आयुर्वेद चले जाते हैं, फर्स्ट ईयर फिर नीट का एग्जाम देते हैं, सेकंड ईयर फिर देते हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं, बहुत सारे हिंदू भी वो फिर साल देते हैं, नहीं होता तो चल यार वैद्य ही बन जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद गवर्नमेंट से कैंपेन करते हैं, जैसा अभी चल रहा है कि हमारे को एलोपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की अनुमति मिले। इस समय सारे वैद्यों को गांव-गांव में एलोपैथी प्रिस्क्राइब करने की अनुमति है। आप क्या कर रहे हैं? आप पूरा एलोपैथी करते हैं। ये सिस्टम है, ये प्रिवेंशन नहीं है। ये एक अलग नहीं, बट आपको इससे ये पता चला ये एंटी हिंदू स्टेट है जिसकी इंडिक वर्ल्ड व्यू, हिंदू इंडियन वर्ल्ड व्यू है ही नहीं। वो किसी और की वर्ल्ड व्यू को हमारे ऊपर पोतता रहता है और कहता है हम हिंदू हैं।